हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सब बच्चों का आज के इस सेशन में। कॉस्ट अकाउंटिंग फास्ट ट्रैक हमने बैच कर दिया था स्टार्ट, जिसके अंतर्गत हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सबसे पहले कॉस्टिंग का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया। हमने समझा कि भाई सब्जेक्ट का मतलब क्या है, सब्जेक्ट का मतलब क्या है, किस तरह से हमारी हेल्प करता है प्रैक्टिकल लाइफ में, और ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प किस तरह से करता है। हमने सीखा कि ये सब्जेक्ट का प्रयोग किसके लिए है, क्या ट्रेडर के लिए है, क्या मैन्युफैक्चरर के लिए, क्या सर्विस प्रोवाइडर के लिए। और वहां से निष्कर्ष निकाला कि भाई कॉस्टिंग नामक सब्जेक्ट जो है हमारा, वो मैन्युफैक्चरर की मेन जो है मदद करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से किस प्रकार से हमारा सब्जेक्ट डिफर करता है वो भी हमने सीखा, क्योंकि अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मुकाबले इसका डिफरेंस सीखेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग की नीड क्या है। नहीं तो यही लगता रहेगा पहले फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ तो रहे थे, अब कॉस्ट अकाउंट पढ़ाने की क्या लोड है भाई, पता नहीं क्यों पढ़ा रहे हैं। लेकिन क्यों पढ़ा रहे हैं इसका रीजन आपको बताया था। तरह तरह की कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शंस में हमें मदद करता है। कॉस्ट का रिकॉर्ड रखना, कॉस्ट को कलेक्ट करना, एक्यूमुलेट करना और एक ही जगह पर जाकर सारी कॉस्ट दिखाना, सो दैट जब ऑर्गेनाइजेशन, जब एक मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस फिक्स करना चाहता है तो उसके सामने सारी की सारी कॉस्ट हो। ऐसा ना हो कि कोई कॉस्ट आप लिखना उसके अंदर पुत्र भूल जाओ। हमने कहा था सर्विस सेक्टर के लिए भी ये कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर सर्विस सेक्टर संबंधित एक ही चैप्टर है, सर्विस कॉस्टिंग। उसी के अंदर ट्रांसपोर्ट सेक्टर, उसी के अंदर हॉस्पिटल सेक्टर, होटल सेक्टर, टोल रोड कॉस्टिंग, इंश्योरेंस सेक्टर वगैरह सब कुछ आपको सिखा दिया जाएगा। फॉर्मली हमने इसके बाद कॉस्ट का एक डेफिनेशन सीखा और हमने कहा था जो एक्सपेंस होता है वो आपकी कॉस्ट होता है, लॉस आपका कॉस्ट नहीं बनता। और जो एसेट है उसमें से जो पार्ट आपने करंट पीरियड के अंदर कंज्यूम किया होता है सिर्फ वही आपका कॉस्ट बनता है। ऐसा करने के पश्चात, एक इंट्रोडक्शन करने के बाद, हमने अपना चैप्टर स्टार्ट कर दिया था कॉस्ट शीट। हमने कहा था कॉस्ट शीट, जैसा कि नाम से पता चलता है पुत्र, कॉस्ट शीट इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट जिसके अंदर सारी की सारी कॉस्ट को हम दिखाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि रैंडमली हैफजर्ड कुछ भी उठा के कहीं भी रख दिया। एक सेट फॉर्मेट है और उस सेट फॉर्मेट को समझने के लिए हमने पहले सीखा था एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को। हमने कहा था कि टोटल खर्चों को ऑर्गेनाइजेशन तीन भाग में बांट लेती है, मटेरियल, लेबर या एक्सपेंस। तीनों जो है हो सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हमने कहा था डायरेक्ट चीज वो होती है जो कि नॉर्मली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपका खर्चा हो रहा है एंड जहां से पर यूनिट वैल्यू आइडेंटिफाई की जा सकती है। मतलब जो भी मेरा खर्चा है, इफ आई कैन आइडेंटिफाई दैट ऑन अ पर यूनिट बेसिस ऑफ आउटपुट, कि मेरे 1 यूनिट को बनाने वास्ते इन रुपए का खर्चा लग रहा है, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट, अदरवाइज वो खर्चा होता है इनडायरेक्ट। हमने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ दिया तो बन गया था डायरेक्ट कॉस्ट यानी कि प्राइम कॉस्ट। और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ दिया पुत्र, बन गया था इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसको पॉपुलरली ओवरहेड्स भी कहा जाता है। कॉस्ट शीट के पर्पस के लिए हम ओवरहेड्स को देखते हैं कि ये खर्चा इनकर कहां पर हो रहा है, फैक्ट्री में है, ऑफिस में है या फिर मार्केटिंग से संबंधित है। जो फैक्ट्री वाले खर्चे उनके लिए डेस्टिनेशन बनती है फैक्ट्री ओवरहेड पुत्र, जो खर्चे ऑफिस से उनका है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और जो सेल से संबंधित करते हैं, मार्केटिंग से संबंध रखते हैं, वो हो गया मार्केटिंग ओवरहेड, जिसके अंतर्गत सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ जाता था। इसके बाद हमने सीखा था कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। हमने शुरू से लेकर अंत तक पूरी कॉस्ट शीट बनाई थी और सारे फॉर्मेट के अंतर्गत जो जो चीजें आ रही थी सीख लिया था। मेनली 6 खर्चे जो आपके आते हैं, 3 डायरेक्ट, 3 इनडायरेक्ट। उसके अलावा 5 स्पेशल पॉइंट, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च डेवलपमेंट, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्राइमरी पैकिंग का खर्चा, और माइनस करते थे स्क्रैप की इनकम, जिसको बाय प्रोडक्ट, क्रेडिट फॉर रिकवरी या फिर मिसलेनियस इनकम भी पुत्र हम बोल सकते हैं। हमने कहा था क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को माइंड में रखते हुए हम ये बना रहे हैं, तो देयर कुड बी द स्टॉक ऑफ 3 थिंग्स, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी एंड एफजी। रॉ मटेरियल का स्टॉक अलग से नहीं दिखाते, वो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के अंदर ही एडजस्टेड होकर आ जाता है, और डब्ल्यूआईपी और एफजी का स्टॉक हम रिस्पेक्टिवली जगह पर जो है दिखा देते हैं। क्यों आता है स्टॉक, किस तरह आता है स्टॉक, वो सारी बातचीत हमने कर ली थी। और उसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें हमने कॉस्ट शीट बनाकर देख ली थी कि किस प्रकार से बनती है। और एक प्रश्न मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था। अभी जो इतना सारा मैंने बोला, डेली लेक्चर में यही शेड्यूल फॉलो होगा, जो भी हमने पिछले दिन किया होगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले फटाफट से उसकी रिवीजन आपको करा दूंगा, सो दैट हमारे माइंड में वो चीज पक्के तरीके से फिट हो जाए। उसके बाद जो मैंने आपको होमवर्क यानी कि टेस्ट दिया होता है, जो आपको टेस्ट करके आए होंगे, उस टेस्ट की आज हम चेकिंग करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद आगे का लेक्चर बढ़ाएंगे। ठीक है भी मित्रों? ठीक है भी पुत्रों, आ जाओ पुत्र ते मित्र, ये लीजिए एक बार फॉर्मली दिखा दें आपको। तो हमने कॉस्ट शीट में कॉन्सेप्ट एंड बेसिक्स किया था, जहां पर डेफिनेशन वगैरह लिख ली थी इसकी। कॉन्सेप्ट 2 में एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को सीखा था। कॉन्सेप्ट 3 में फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट हमने पूरा पूरा सीख लिया था। और उसके बाद एक सिंपल कॉस्ट शीट का क्वेश्चन हमने किया था, जिसमें सारी आइटम्स दी थी, हमें सिर्फ उनकी प्लेसमेंट करनी थी। और इसी कॉन्सेप्ट नंबर 4 से संबंधित मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ क्वेश्चन ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ क्वेश्चन ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। मैं तो क्या मेरी आवाज आपके जवान दिलों तक पहुंच रही है? मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ए दीवानो, मैंने प्यार करके ओए होए होए होए। हाँ जी, चैन पाया, नींद भी पाई। आइए जी, हाँ जी, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कहता है जी फॉलोइंग डिटेल्स आर फर्निश्ड पुत्र, फॉलोइंग डिटेल्स आर फर्निश्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फैक्ट्री ऑपरेशन फॉर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2009। 31 दिसंबर 2009 के लिए ये डाटा बता रहा है आपको।
हमने इस क्वेश्चन में जाते हुए एक पॉइंट देखा था, कितना धुआंधार पॉइंट था, कहता जी WIP, और WIP के अंतर्गत उसने डिटेल बनाकर दी थी। और जब कल मैंने आपको WIP सिखाया था, मैंने कहा था WIP कहाँ है, फैक्ट्री के अंदर है। WIP का मतलब क्या है, जो सामान रॉ मटेरियल से तो आगे बढ़ चुका लेकिन अब तक फिनिश प्रोडक्ट नहीं बना। जैसे कि आप कौन है, WIP, सीए में कदम रख चुके हैं लेकिन अभी तक सीए नहीं बने हैं, तो आप कौन है, WIP हैं, वर्क इन प्रोग्रेस हैं। तो वैसे ही फैक्ट्री के अंदर WIP होता है और फैक्ट्री में है, तो मतलब इसके ऊपर क्या क्या खर्चा लग रहा है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवर, टोटल 4 खर्चे लगते हैं। क्वेश्चन आपको कोई भी खर्चे बता सकता है, तो इसमें उसने 3 बताए, तो हम तीनों को ऐड करेंगे। ये आपका हो जाएगा पुत्र ओपनिंग WIP, और ये आपका हो जाएगा क्लोजिंग WIP। उसके अलावा क्वेश्चन है बोला जी स्टॉक ऑफ मटेरियल है हमारा इन द बिगिनिंग, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज ऑफ मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, स्टॉक ऑफ मटेरियल एट द एंड है मतलब क्लोजिंग स्टॉक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस एडमिन का खर्चा कहता है 40% प्रोडक्शन है, मतलब बाकी का 60% आपका जनरल नेचर का हो गया। क्वेश्चन ने कहा कॉस्ट शीट बना देना। अब जिन बच्चों ने भी होमवर्क किया है भाई, सबसे पहले तो शाबाश, ये होमवर्क करना पड़ेगा आपको। होमवर्क के बिना जो है बात नहीं बनेगी। अगर आप सोचो सिर्फ क्लास में आओ, जो मैं करा रहा हूं वो करके चले जाओ, तो भाई आपकी तैयारी कहां हुई। ठीक है ना, मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं सारे क्वेश्चन उड़ा देता हूं यहां से, मेरे लिए भी आसान हो जाएगा, मेरे को भी होमवर्क ना चेक कराना ना देना, कम क्वेश्चन में कम समय में बैच नहीं बैठ दूंगा। या फिर कितना आसान है, इन क्वेश्चन का सोल्यूशन दे देता हूं, बच्चे खुश, मेरा भी टाइम बच गया। लेकिन हमें तैयारी करनी है एग्जाम में पास होने की, मेरे को सिर्फ ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ाकर भेज देना है, तो ये होमवर्क करके आना पड़ेगा। जिसने नहीं किया वेरी बैड भाई, होमवर्क करना स्टार्ट करो, होमवर्क के बिना लेक्चर नहीं देखना। ठीक है ना, जिन्होंने होमवर्क ये भी किया होगा तो माइंड में कुछ सवाल आए होंगे। सवाल एक ही आया होगा कि यार कॉस्ट शीट बनानी है, क्वेश्चन है सेल तो दी नहीं। कोई बात नहीं यार, जब सेल नहीं दी तो हद से क्या होगा, प्रॉफिट ही तो नहीं निकलेगा ना। जिस लेवल तक कॉस्ट शीट बना सकते हो उस पड़ाव तक तो कॉस्ट शीट बनाओ। तो इस वाले प्रश्न में हम कॉस्ट ऑफ सेल तक बना पाएंगे, क्योंकि ना तो प्रॉफिट है ना सेल है, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कहता है यूनिट्स प्रोड्यूस 6000 है, क्या करें भाई, इसका कुछ नहीं, एवं दिया हुआ है खप पाने के लिए, कहते हैं ना कंफ्यूज करने के लिए। यूनिट्स प्रोड्यूस 6000 के बच्चे कुछ सोचें, क्या सोचें भाई, है ही नहीं कुछ सोचने को। या तो पूछता कॉस्ट पर यूनिट बता दो, तो डिवाइड कर देते टोटल कॉस्ट को यूनिट्स प्रोड्यूस से, तो पर यूनिट बता दे, लेकिन इसका कोई काम नहीं है। दूसरी कंफ्यूजन बच्चों किस चीज में आ सकती है, इसमें बच्चा सोचता है ये मटेरियल लिखा है ओपनिंग क्लोजिंग, क्या ये मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं है। नहीं भाई, हेडिंग देखो ना क्या है, ये WIP के अंदर वाला मटेरियल है, मतलब जो सामान मैंने बनाना स्टार्ट किया था लेकिन पूरा नहीं बन पाया, उसके अंदर का ये मटेरियल है, ये मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का होमवर्क सबसे पहले, जैसा मैंने कहा था, क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर मैं आपको चेक करवाऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2009, क्या यही तारीख थी, क्या क्वेश्चन में तारीख यही थी, जी बिल्कुल यही तारीख थी। आइए, तो क्वेश्चन में जो डाटा दिया उसके हिसाब से बच्चे, सबसे पहले आपने कहा ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 80,000, परचेज ऑफ मटेरियल है 4 लाख, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 60,000। ऐसा करते हुए आप आ गए रॉ मटेरियल कंज्यूम तक, जो कि है 4,20,000 का। फिर क्वेश्चन है लेबर दी आपको बेटा 2,80,000 का, ऐड करते हुए आपके पास आ गया जी प्राइम को 7 लाख। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड आपको दिया है 85,000 का, इसको भी हमने ऐड कर लिया बच्चे। ये बन गया आपका ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब ये FG और WIP दोनों पर होती है। उसके बाद ये आया जी स्पेशल पॉइंट, आपने कहा प्लस कर दीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और माइनस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। और जब WIP करेंगे, मैंने क्या सिखा कर भेजा था, मटेरियल लेबर फैक्ट्री जो दिया है ऐड कर लो, तो मटेरियल लेबर फैक्ट्री एक्सपेंस, सिमिलरली क्लोजिंग का मटेरियल लेबर फैक्ट्री एक्सपेंस। तो आपका ओपनिंग WIP बनता है 28,000 का, क्लोजिंग बनता है 36,000 का। आपकी जो नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है वन FG, वो है 7,77,000। उसके बाद क्वेश्चन में 5 पॉइंट होते हैं, क्वालिटी रिसर्च डेवलपमेंट एडमिन माइनस स्क्रैप और प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। क्वेश्चन में 5 में से एक है एडमिन ओवरहेड का पॉइंट, जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन टोटल है 53,000, उसमें से 40% कहता है जी प्रोडक्शन से रिलेट करता है 21,200 का बच्चे। और आपका ऐड करने के पश्चात आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 7,98,200। उसके बाद एडमिन ओवरहेड आएंगे आपके जनरल वाले, टोटल 53,000 था, जिसमें से 60% जो है जनरल नेचर का था 31,800। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ सेल आ गया, और हम इस प्रश्न में यहीं तक कर सकते थे। प्रॉफिट या सेल्स दिया हो तो हम आगे भी बढ़ जाते, लेकिन नहीं। और अगर क्वेश्चन पूछता कि भाई पर यूनिट कॉस्ट बता दो, तो 6,000 यूनिट बनाए, 8,30,000 डिवाइड बाई 6,000, हम पर यूनिट बता देते जी 138.33 आ रहा है। लेकिन ऐसा उसने जब कुछ पूछा ही नहीं, तो फालतू में क्यों अपनी नॉलेज झाड़कर आनी है। ठीक है, मैं आपको आगे बताता हूं, आगे का काम जो है आरंभ करेंगे। मैंने आपको सिंपली कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बता दिया था। इसके अंदर अगर आप देखो, मैंने ना पर्पसली सीरियल नंबर लगाए थे, 1 से लेके एंड तक हम गए थे, जहां तक हमने 24 पॉइंट लिखे थे। ठीक है ना, हम इसमें से कुछ एक ऐसे पॉइंट हैं जिसके बारे में मुझे कुछ स्पेशल चीज बतानी है, नहीं तो एग्जाम में फंस जाएंगे, तो उनकी स्टडी मैं फिलहाल आपको करवा रहा हूं, क्योंकि आगे जो प्रश्न हम करने वाले हैं उसके लिए उस स्टडी की आवश्यकता है।
आइए मेरे साथ लिखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 5, डिटेल्ड स्टडी ऑफ कॉस्ट शीट आइटम्स, डिटेल्ड स्टडी ऑफ पुत्र कॉस्ट शीट आइटम्स। डिटेल स्टडी ऑफ कॉस्ट शीट आइटम्स, ये लीजिए। सारी चीजों की डिटेल नहीं करेंगे, जो जो मेन है उसके बारे में मैं बताऊंगा। जो जो मैंने नंबरिंग करी थी, सबसे पहले मैंने एक नंबरिंग करी थी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के लिए, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैंने एक आपके सामने लिखा था डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। कुछ ऐसे पॉइंट है जिनका आपको खास ध्यान रखना है। सारे पॉइंट्स की बात नहीं करेंगे, जो मेन है उसकी बात करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, आपने क्या करना है, एक तो हम जानते हैं भाई ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है। ऐसा करने से मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। कंज्यूम का मतलब है कि आपने कितने रुपए का यूज किया। आपने जितना परचेज किया सिर्फ वही कंज्यूम नहीं होता, आप देखोगे ओपनिंग में कितना पड़ा था, तो ये प्लस कर दिया कि मैंने टोटल इतने पीरियड में इतने रुपए कंज्यूम किया। लेकिन जब देखा तो कुछ क्लोजिंग भी बचा हुआ मेरे पास। मान लो ये है 10, ये है 150, तो टोटल लग रहा है 160 का लिया। लेकिन मैं कह रहा हूँ जी एट द एंड मेरे पास 40 का बचा भी हुआ है, तो 160 का टोटल है जिसमें से 40 का तो बचा हुआ है, तो आपने सिर्फ कितने का यूज किया होगा, 120 का। तो ये तो बिल्कुल बेसिक वाली चीज होगी, इसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है, तो सबको पता ही है। हम बात कर रहे हैं बाकी मेन पॉइंट्स की। हमने देखा परचेज ऐड है, अगर परचेज ऐड है मींस इफ देयर इज एनी परचेज रिटर्न ऑफ मटेरियल, तो वो आपका माइनस हो जाएगा। अगर क्वेश्चन कभी कहेगा परचेज रिटर्न है तो उसको माइनस कर देना। जब हम मटेरियल कंज्यूम कहते हैं वैसा बेसिकली होता क्या है, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपकी फैक्ट्री में स्टोर में सामान आ रहा है, ठीक है, सामान आप खरीद कर लाए। हम कहते हैं कि फैक्ट्री में स्टोर तक आने का जो भी खर्चा है ना, वो सारा मटेरियल कंज्यूम के अंदर आएगा। आपने मान लो मैं पुणे में हूं, मैंने दिल्ली से सामान लिया, तो दिल्ली से लेकर पुणे तक जब गाड़ी आई, उस गाड़ी का मैंने किराया भरा, तो वो भी इसी में ऐड होगा। लिखेंगे प्लस कैरेज इनवर्ड, इसको फ्रेट इनवर्ड भी बोलते हैं, ये परचेज ऑफ मटेरियल पर लगती है। बच्चे कहेंगे क्या बात है सर, कैरेज इनवर्ड है? तो जब हमने परचेज रिटर्न किया, मान लो दिल्ली से मैंने जब सामान मंगाया, कुछ सामान ऐसा था जो खराब निकला, तो मैंने कहा भाई ये सामान मैं वापस भेज रहा हूं, और उसका किराया मुझे भरना पड़ गया। तो जो कैरेज आउटवर्ड है, या फिर ऐसे कहूं जो परचेज रिटर्न वाली गुड्स पर कैरेज लगी, क्या वो भी यहां पर आएगी? आंसर है नहीं। लिख कर काटेंगे, लिखिए जी, प्लस कैरेज ऑन परचेज रिटर्न, जो सामान आपने वापस कर दिया, क्या उसका भी आप ही देंगे किराया भाड़ा? जी नहीं, मतलब सॉरी, किराया भाड़ा आप ही देंगे, लेकिन यहां नहीं आएगा। इसलिए मैंने इससे पिछली लाइन बोली कि सिर्फ फैक्ट्री में आने तक का जो खर्चा है वो हमारा यहां पर ऐड होगा, उसके बाद का खर्चा नहीं। सर ये कहां जाएगा, थोड़ी देर में बता दूंगा, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर जाएगा, वहां पर लिखूंगा। कैरेज इनवर्ड, जब सामान खरीदा तो ऐड होगा, जब जो सामान खरीदा वो वापस कर रहे हो उस पर जो किराया लगा वो यहां पर नहीं आएगा। उसके बाद कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह मिला, माइनस हो जाएगा। कोई ग्रांट सब्सिडी मिली, माइनस हो जाएगी। माइनस एनी ट्रेड डिस्काउंट और ग्रांट और सब्सिडी, किसी भी प्रकार की चीज मिली, ये आप कर देना जी माइनस। उसके बाद जब आपने सामान खरीदा तो भाई आपका हो सकता है जीएसटी लग गया हो, तो उस जीएसटी का या किसी भी और नाम से टैक्स दिए तो क्या करना, क्या हम उसको ऐड करें या ना करें? डिपेंड करता है। अगर उसका आईटीसी अवेलेबल है तब तो ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, तो ऐड मत करना। लेकिन अगर उस चीज का आईटीसी अवेलेबल नहीं है तो आप ऐड कर लेना। लिखेंगे जी प्लस ड्यूटीज एंड, प्लस ड्यूटीज एंड ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन परचेज, ब्रैकेट में इफ आईटीसी नॉट अवेलेबल, अगर आईटीसी नहीं मिला तभी आपने इसको ऐड करना। फिर क्वेश्चन कहेगा जी आपने ना सामान की इंश्योरेंस कराई, ऐड कर लो। कौन से वाली? सिर्फ ट्रांजिट वाली, ट्रांजिट वाली। मैंने क्या बताया, फैक्ट्री में सामान पहुंचने तक का खर्चा आएगा। एक बार फैक्ट्री में सामान पहुंच गया, आपने इंश्योरेंस करवा ली कि कहीं फैक्ट्री में आग ना लग जाए, अर्थक्वेक ना आ जाए, फ्लड ना आ जाए, मेरा सामान सुरक्षित पड़ा रहे, वो वाली इंश्योरेंस यहाँ पर नहीं आएगी, वो फैक्ट्री में जाएगी। कौन सी इंश्योरेंस आएगी यहाँ पर? ट्रांजिट वाली इंश्योरेंस आएगी। कोई आपका लोडिंग अनलोडिंग एक्सेट्रा खर्चा है वो भी यहां पर आ जाएगा, लोडिंग ओब्लिक अनलोडिंग ऑफ मटेरियल, ये भी खर्चा यहां पर आ जाएगा। कई बार क्वेश्चन लिख कर देता है स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल,
स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। थोड़े टाइम पहले एग्जाम में पॉइंट आ गया था, बच्चे गलत कर रहे हैं, कहते स्क्रैप का हमें पता है कहाँ माइनस होता है, वो 5 स्पेशल पॉइंट है ना, क्वालिटी रिसर्च है, वहां पे स्क्रैप माइनस होता है। भाई अगर सिंपल स्क्रैप लिखा हो तो वहां से माइनस करना है, अगर स्क्रैप लिखा है मटेरियल की है तो मटेरियल की स्क्रैप मटेरियल के वक्त ही माइनस हो जाएगी। वो जो स्क्रैप है ना, वो कौन सी स्क्रैप है, जो फैक्ट्री में जनरेट हो रही है प्रोडक्शन के दौरान वाली। लेकिन अगर मटेरियल की स्क्रैप, मटेरियल की स्क्रैप का क्या मतलब है, सामान ला रहे थे, रास्ते में कुछ सामान जो है खराब हो गया, नॉर्मल एबनॉर्मल अभी के लिए उसको साइड रखो, क्वेश्चन ने सिंपल लिख कर दिया स्क्रैप, तो उसे आपने यहां से माइनस कर देना है। उसके अलावा लिखेंगे माइनस नॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस scrap on normal loss of raw material minus abnormal loss on of raw material minus scrap on abnormal loss of raw material। ये चार चीजें लिख लीजिए और लिखकर इसको और इसको काट दीजिए, लिखकर इसको और इसको काट दीजिए, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का मतलब क्या है, ऐसा लॉस जो कि आप अवॉइड नहीं कर सकते, जो होगा ही होगा। ऐसा लॉस जो कि अवॉइड हो ही नहीं सकता, ये लॉस तो होकर ही रहेगा। जब यार ये लॉस होकर ही रहेगा तो मैं इसकी जो कॉस्ट है वो किससे रिकवर करूंगा, लोगों से रिकवर करूंगा। मान लो मैं कहता हूं जी मैंने 1000 रुपए का सामान खरीदा और मुझे पता है कि जब रास्ते मेरा सामान आ रहा है इसमें से 20 का तो खराब होगा ही होगा, सिर्फ 980 का बचेगा। तो जो 1000 रुपए की कॉस्ट है दैट विल बी स्प्रेड ओवर ऑल द यूनिट्स, दैट विल बी स्प्रेड ओवर ऑल द यूनिट्स। तो कभी भी जो नॉर्मल लॉस होगा आपने उसको माइनस नहीं करना, क्योंकि ये लॉस ऐसा है जो मुझे पता है हर बार ही होगा एंड आई हैव टू रिकवर इट फ्रॉम द कस्टमर्स। तो नॉर्मल लॉस कभी भी माइनस नहीं होता। अगर क्वेश्चन कहेगा आपने माइनस नहीं करना, अगर नॉर्मल लॉस पक्का पक्का हो रहा है और क्वेश्चन कह रहे हैं कि देयर इज सम स्क्रैप टू इट, कि इसकी कोई स्क्रैप भी होती है, अगर नॉर्मल लॉस हर बार हो रहा है और मैं कह रहा हूं उसकी कोई स्क्रैप भी होती है, नॉर्मल लॉस क्या है जो हर बार हो ही रहा है, तो इसके कारण मेरी कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाती है, तो आपने उस स्क्रैप को डेफिनेटली माइनस कर लेना है। मैं कहता हूं उसके बाद भाई क्वेश्चन कह रहे देयर इज समथिंग कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कौन से, जो कि हर बार नहीं होता, कभी कभी होता है, कभी कभी होता है। अगर ये कभी कभी होने वाली चीज है तो आप इस चीज की रिकवरी कस्टमर से नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई भी लॉस होता है तो मैं उसको अपने कॉस्टिंग बैनर में लेकर जाऊंगा, वो मेरे लॉस का भाग बनेगा, यानी कि उसके कारण मेरा नेट प्रॉफिट कम होगा। तो एबनॉर्मल लॉस आपने हमेशा माइनस करना है अगर कभी भी क्वेश्चन कहेगा, लेकिन एबनॉर्मल लॉस की स्क्रैप को कभी भी माइनस नहीं करना, वो अलग से एबनॉर्मल लॉस के अकाउंट में ही जाती है। इसके बारे में डिटेल्ड प्रिंसिपल जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर पढ़ते हैं वहां पर करते हैं, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस एक्सेट्रा के अकाउंट। अभी सिर्फ ध्यान आपने इतना रखना, अगर एबनॉर्मल लॉस होगा उसे माइनस कर देना है, क्योंकि ये लॉस मैं कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकता, कभी कभार होने वाला लॉस है। मैं कहता हूं मैंने 1000 रुपए का सामान लिया, उसमें से 20 रुपए का खराब हो गया, कितना बचा, 980। क्या हर बार होगा, हमने कहा नहीं जी हर बार नहीं होता, हर बार नहीं होता, कभी कभी होता है। तो जिस बार हुआ आपने इसको माइनस कर देना, बिकॉज आई कांट रिकवर इट फ्रॉम कस्टमर। लेकिन मैं कह रहा हूं मैंने 1000 रुपए का सामान लिया, 20 रुपए ना हर बार ही होता है, 20 रुपए मेरा हर बार ही लॉस होता है, तो यार मेरी खरीदने की कॉस्ट कितनी थी, 1000 थी ना, मैं कस्टमर से पूरे 1000 रुपए रिकवर करूंगा, क्योंकि ये 20 का लॉस तो मेरा हर बार होता ही है। अगर आप इसको माइनस कर दोगे मींस यू आर रिकवरिंग फ्रॉम कस्टमर ओनली 980, जबकि खर्चा कितना कर रहे हो आप, 1000 रुपए का। तो हमने कभी भी नॉर्मल लॉस को माइनस नहीं करना, बिकॉज इट इज रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, और एबनॉर्मल लॉस को हमेशा आपने माइनस करना, और उनकी स्क्रैप के लिए बिल्कुल रिवर्स रूल चलता है। ठीक है, एक तो ये वाली बात हो गई। ये किसके लिए होगी, डायरेक्ट मटेरियल के लिए। ये देखिए मैं आपको बता दूं, हमने डायरेक्ट मटेरियल के लिए लिखा था पॉइंट नंबर 1, इसके बारे में स्पेशल बात होगी। डायरेक्ट लेबर में कुछ भी स्पेशल ऐसा मुझे नहीं बताना है। डायरेक्ट ठीक है, डायरेक्ट लेबर के लिए एक पॉइंट है, यहीं पर लिख देता हूँ। डायरेक्ट लेबर के लिए आप भी यहीं पर जाकर लिख लेना, डायरेक्ट लेबर इसको प्रोडक्टिव वेजेस ही बोला जाता है। डायरेक्ट लेबर को उत्तर प्रोडक्टिव वेजेस के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात आती है जी डायरेक्ट एक्सपेंस की। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमें लिखना पड़ेगा। नंबर 3, जो नंबर कॉस्ट शीट में है वही सेम नंबर मैं यहां पर डाल रहा हूं, सो दैट करेक्टली हमारी टैगिंग बेटा हो सके। डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखेंगे जी, एक तो इनका एक और नाम है, इनको चार्जेबल एक्सपेंसेस के नाम से भी जाना जाता है,
ऑल्सो नोन एज द चार्जेबल एक्सपेंसेस। क्या क्या चीजें आती हैं इसके अंदर लिखेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑल्सो नोन एज चार्जेबल एक्सपेंसेस, लिखिए एक एक करते हुए। मेन मेन सारे इसके अंदर लिख लेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन में आएगा तो कई बार कंफ्यूजन उत्पन्न होगी कि इसको कहाँ लेकर जाएं। तैनू कितने लेके जाना है। रॉयल्टी अगर लिखा है रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी पेड ऑन सेल नहीं है। अगर सेल के ऊपर रॉयल्टी दे रहे हो तो वो मार्केटिंग ओवरहेड का पार्ट बनेगा। रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन। हायर चार्जेस फॉर स्पेसिफिक इक्विपमेंट, आपको अपनी प्रोडक्शन में किसी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ी, आपने खरीदा नहीं है, किराए पर ले आए, तो वो भी यहीं पर आएगा। हायर चार्जेस फॉर स्पेसिफिक इक्विपमेंट। फीस फॉर टेक्निकल असिस्टेंस और नो हाउ। फीस फॉर टेक्निकल, इसमें पहले लिख लो फिर बताता हूँ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट स्पेसिफिक ड्राइंग और डिजाइन। कॉस्ट ऑफ पुत्र प्रोडक्ट स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स, पैटर्न्स, patents, etc. Now coming very important point, cost of utilities. Cost of utilities such as power and fuel, steam, etc. और job charges paid to job workers. जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर। बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर क्या आता है, हम कहते हैं कोई भी खर्चा जो कि पर यूनिट आइडेंटिफाई हो सके, और जो ना तो मटेरियल है ना लेबर है, लेकिन फिर भी पर यूनिट इनकर हो रहा है। कई बार हम कहेंगे पर यूनिट नहीं, मान लो जॉब कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो कोई कस्टमर आपसे अपना काम करवाने आया, उस पर्टिकुलर जॉब से जो भी खर्चा आइडेंटिफाई हो सकता है वो भी आपका डायरेक्ट रहेगा। जैसे हमने लिखा रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन, ये मैंने कल सैमसंग फोन का एग्जाम्पल दिया था आपको। उसके बाद आ रहा है जी हायर चार्जेस पेड फॉर स्पेसिफिक इक्विपमेंट। आपको काम करने के लिए कोई इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ी, लेट से कोई कस्टमर आ गया अपनी जॉब करवाने के लिए, उसके लिए मुझे एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट चाहिए, तो मैंने 4 दिन के लिए किराए पर ले लिया, तो वो हायर चार्जेस जो दिए होंगे वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। टेक्निकल असिस्टेंस, इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कस्टमर है, कहता जी मेरे लिए आप ये वाली चीज बना दो, मैंने कहा बना देंगे, कहता लेकिन ना मुझे ये नहीं पता, लेट से मेरा फर्नीचर का काम है, कस्टमर है, कहता जी मेरे लिए सोफा बना दो, मैंने कहा बना देंगे, कहता लेकिन मेरे को ना समझ नहीं आ रहा कि कितना लेंथ का सोफा चाहिए, मैंने कहा भाई तू घर जाके इंची टेप होता है ना, मेजरिंग टेप बोलता है, मैं कहा उससे नाप ले, मेरे को बता दे मैं बना दूंगा। कहता जी मेरे को ना समझ सा नहीं आ रहा, आप हेल्प कर दो, टेक्निकल असिस्टेंस मांग रहा है, आप घर पे आके चेक कर लो। मैंने कहा भाई आ तो जाऊंगा, 5,000 रुपये लगेंगे, दूर है उसका घर। कहता ठीक है जी हम दे देंगे, पार्टी पहले वाली है। मैं कहा ठीक है, तो 5,000 रुपये मैंने लिए जो कि इस जॉब के लिए ही लिए, तो ये कहां जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट स्पेसिफिक ड्राइंग और डिजाइन, मैंने कहा भाई कैसा सोफा बनाना है, मैंने उसको कैटलॉग दिखा दिया जिसमें डिजाइन भी है सारे, 10 डिजाइन है, मैंने कहा चूज कर ले। कहता नहीं जी मेरे को तो कुछ डिफरेंट ही बनवाना है, मेरे ना माइंड में आइडिया है, मैं आपको बताता हूँ, एह बनाना है, एह बना दो। मैंने कहा भाई देख जो तू बताएगा मेरे को समझ नहीं आएगा, हमारे पास डिजाइनर है तो उसको बन रहा, वो एक 3D डिजाइन पहले क्रिएट करेगा, उसके बाद तेरा अप्रूवल लेंगे फिर बनाएंगे। कहता ठीक है जी। मैंने कहा उस डिजाइन को बनाने के लिए जो बंदा मेरे पास है वो 2,000 रुपये लेता है। कहता जी ठीक है हम दे देंगे। तो ये डिजाइन और ड्राइंग की जो कॉस्ट है स्पेसिफिकली, ये भी मैं उसी कस्टमर से चार्ज करूंगा फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, एंड इट कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन पर यूनिट एज अ पर जॉब, कि इस जॉब में 2,000 रुपये का खर्चा लगा है, आइडेंटिफाई हो गया, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर हमने लिखा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, इसका मतलब क्या, लेट से हमने किसी से कोई सॉफ्टवेयर बनवाया और ये हमारे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेट करता है, जिससे हमारे इस प्रोडक्ट को हेल्प मिलेगी, तो वो सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है वो भी आपकी डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगी। फिर हमने कहा अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स, पैटर्न्स, पेटेंट्स, डाइज एक्सेट्रा। हमारी कंपनी में काम करने के लिए, फैक्ट्री में काम करने के लिए कुछ सांचे वगैरह होते हैं जी, उस सांचे के अंदर डालकर उसको शेप दे दी जाती है और इनकी लाइफ थोड़ी कम होती है। तो मान लो हमने लिया, उसकी 2 साल की कॉस्ट है,
हमने अपने 1 साल की कॉस्ट शीट बनाई है तो कहते हैं उसको आप डेप्रिशिएट करोगे 2 साल में, उसको डेप्रिशिएशन वर्ड की बजाय बोला जाता है अमोर्टाइजेशन। तो जो उसका अमोर्टाइजेशन का खर्चा होगा वो भी आपने यहां पर डालना। और जो मेन पॉइंट है वो ये है जी, ये सबसे स्पेशल पॉइंट है, ये सबसे स्पेशल पॉइंट है। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि ये कहाँ आएगा, पावर, फ्यूल, स्टीम एक्सेट्रा देखने में लगता है कि फैक्ट्री का खर्चा है तो फैक्ट्री में डाल देते हैं, लेकिन ये खर्चा बाय डिफॉल्ट आना चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंस्टीट्यूट बहुत बार इसको फैक्ट्री ओवरहेड में भी डाल देता है, कई बार डायरेक्ट एक्सपेंस में भी डाल देता है, और कई बार तो इंस्टीट्यूट 2 आंसर देता है, कहता भाई अगर आपने इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में लिया तो ये आंसर आएगा, आपने फैक्ट्री ओवरहेड का भाग माना तो ये आंसर आएगा। आप कहीं पर भी मान सकते हैं, लेकिन कायदे से आना चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। फिर लिखा है जी मैंने जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर। जॉब वर्कर मतलब फर्नीचर वाला एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। उस पार्टी ने मेरे को बोला जी सोफा बना दो मेरे लिए। अब मैंने जो कारीगर अपने पास रखे हुए हैं वो कारीगर मेरे एम्प्लॉय नहीं है। मैंने बोला उनको कि भाई ये सोफा बनाने कितने रुपए लोगे? वो कहते जी हम आपसे इस सोफे को बनाने के 12,000 रुपए लेंगे। ठीक है, मैं आगे जितना मर्जी कोट करूं वो अलग बात हो कि 20 कर रहा हूं, 25 कर रहा हूं, लेकिन वो कहते जी 12,000 रुपए लेंगे। तो इस जॉब, इस फर्नीचर, इस सोफा के लिए मैंने 12,000 रुपए दिए, क्योंकि ये भी आइडेंटिफाई हो जाता है। पर सोफा के साथ तो ये भी आपका क्या रहेगा पुत्र, डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट में ये चीजें सारी आनी चाहिए। ठीक है जी, इनमें से एग्जाम में मेनली सारी नहीं दी होती, कोई कोई पॉइंट होगा तो उसकी तैयारी हमें कर लेनी है, मतलब उसके लिए मैंने आपको लिखा दिया। उसके बाद आता है जी पॉइंट नंबर 3 पढ़ लिया। पॉइंट नंबर 5 लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का क्या मतलब है? बड़ा ही सिंपल सा है कि फैक्ट्री से संबंधित जो भी खर्चे वो यहां पर डाल देने। अब कई सारे खर्चे देखकर ही समझ आ जाएंगे कि हाँ ये फैक्ट्री का है, लेकिन कुछ हैं जो टिपिकल हैं, उसकी मैं लिस्ट बनवा देता हूं आपको, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे तो इन चीजों की जरूरत हमें पड़ेगी। नंबर 5, उत्तर फैक्ट्री ओवरहेड्स। लिखिए जी, कैरेज ऑन परचेज रिटर्न ऑफ मटेरियल। थोड़ी देर पहले बताया था ना, जब सामान आया उसकी कैरेज तो डायरेक्ट मटेरियल में जाएगी, लेकिन अगर आपने सामान वापस कर दिया उसकी कैरेज यहां नहीं आएगी, मतलब डायरेक्ट मटेरियल में नहीं आएगी, वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगी। उसके बाद इंश्योरेंस ऑफ रॉ मटेरियल, WIP एक्सेट्रा, ये कौन से? जो हेल्ड इन स्टॉक हैं, जो हेल्ड इन स्टॉक हैं। जो हेल्ड इन स्टॉक वाले हैं, याद है थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अगर ट्रांजिट की इंश्योरेंस है वो खर्चा आपका मटेरियल कंज्यूम में जाता है, डायरेक्ट मटेरियल में। लेकिन एक बार सामान आपके पास पहुंच गया, आपने फैक्ट्री में सामान रख लिया, उसके बाद उसकी आपने करवाई है इंश्योरेंस, तो वो वाला खर्चा आपका कहाँ आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आएगा। नेक्स्ट लिखेंगे, जो जो टिपिकल हैं वो वाले बताऊंगा, सारे नहीं बताऊंगा। एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, ये क्या चीज़ है जी? इंडिया के अंदर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था 1986 में। उसके अलावा एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, साउंड से संबंधित रूल्स हैं। हर एक एक्ट जो है लगाम कसता है कि भाई अगर आप फैक्ट्री हो, पोल्यूशन हो रहा है, तो आपको ये चीज जो है अपने पास लगानी पड़ेगी, आपको पोल्यूशन कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे कि नॉर्मली हम चिमनी के एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना? तो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए अगर आपका कोई खर्चा हो वो भी फैक्ट्री में जाएगा। पोल्यूशन कहाँ से हो रहा है? ऑफिस से थोड़ी हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? फैक्ट्री से। तो पोल्यूशन कंट्रोल अगर कभी क्वेश्चन कहेगा, वो खर्चा भी आपने फैक्ट्री ओवरहेड में डाल लेना। नेक्स्ट लिखेंगे जी, एक्सपेंसेस पेड फॉर इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस। एक्सपेंसेस पेड फॉर इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस। इंजीनियरिंग मेंटेनेंस नाम से क्लियर हो जाता है कि फैक्ट्री से संबंधित आपका खर्चा रहेगा। लिखिए लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट। लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट, इसका मतलब है कि जो मशीन एक्सेट्रा आपकी खुद की नहीं है, आपने लॉन्ग टर्म बेस पर ले रखी है, लीज पर ले रखी है, तो उसका जो रेंट आप पे करते हो वो भी फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, क्योंकि ये मशीनरी में कहाँ यूज कर रहा हूँ? फैक्ट्री के अंदर। ठीक है जी। ड्राइंग एंड डिजाइन डिपार्टमेंट कॉस्ट। आपने ड्राइंग और डिजाइन का मान लीजिए एक डिपार्टमेंट ही बिठा लिया अपने पास, ड्राइंग और डिजाइन से संबंधित आपने अपने पास डिपार्टमेंट ही बिठा लिया। पिछले वाला एग्जांपल मैंने जो दिया था डायरेक्ट एक्सपेंस में, वहां क्या था? मैंने पर्टिकुलर कस्टमर के लिए ड्राइंग एंड डिजाइन बनवाया, और जिससे बनवाया उसको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हिसाब से पैसे दिए। लेकिन ये ऐसा नहीं है, मेरा डिपार्टमेंट ही है प्रोडक्ट की ड्राइंग बनाना, प्रोडक्ट का डिजाइन। जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो पहले ही उसका ड्राइंग डिजाइन बनाते हैं, तो उस डिपार्टमेंट की जो सैलरीज हैं वो फैक्ट्री के अंदर आपकी आएंगी, क्योंकि जो ये ड्राइंग एंड डिजाइन बना रहे हैं उसको इस्तेमाल करके हम फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं।
कई बार लिखा आएगा नॉन प्रोडक्टिव वर्कर की वेजेस, तो वेजेस पेड टू अगर लिखा है नॉन प्रोडक्टिव वर्कर, आपने उसको फैक्ट्री ओवरहेड में डालना है। अगर प्रोडक्टिव है तो कहाँ डालना है, प्रोडक्टिव का मतलब है डायरेक्ट वेजेस, अगर लिखा है नॉन प्रोडक्टिव है तो उसको आपने डालना है फैक्ट्री ओवरहेड में। उसके अलावा मैंने आपको वैसे सिखाया था कि जो ओवरहेड्स है बेटा वो या तो फैक्ट्री का हो सकता है या एडमिन का या मार्केटिंग यानी कि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। लेकिन मान लो क्वेश्चन के अंदर लिखा आ गया इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्वेश्चन बता ही नहीं रहा कि ये फैक्ट्री का है, एडमिन का है, सेलिंग है, तो आपने हमेशा क्या मानना, फैक्ट्री का है। अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई ना करे कहां का खर्चा है, इतना बोल दो इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो भाई हमने मानना कि वो फैक्ट्री का ही खर्चा है। ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखता हूं मैं आपको क्या नोटिंग इसमें करवानी है, उसके अलावा क्या नोटिंग कराने की आवश्यकता है। हम्म, आपको एक पॉइंट हमने कॉस्ट शीट के अंदर लिखा था, आगे तो क्लियर है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री, WIP क्लियर है, क्वालिटी R&D क्लियर है। 12 नंबर पॉइंट लिखा था एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो इसमें क्या क्या एग्जांपल आपका बन सकता है, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी नंबर 12। नंबर 12 एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन पुत्र। कोई भी ऐसी चीज जिसको देखकर लगे कि इसमें फैक्ट्री का फ्लेवर भी है, इसमें ऑफिस का फ्लेवर भी है, वो आपने यहां पर डालनी है। जैसे कि लिखेंगे सैलरी पेड टू प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर को आपने सैलरी दी तो यहां पर डाल देना। अगर लिखा होता सैलरी पेड टू प्रोडक्शन इंप्लॉइज, फैक्ट्री इंप्लॉइज, तो वो आपका फैक्ट्री में ही आ जाएगा। लेकिन जो मैनेजर साहब हैं, ऑफिस ऑफिस से संबंध रखते हैं, तो उनका आपने डालना है एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन में जी। expenses paid for expenses paid for administration of factory work, एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री, नाम से ही क्लियर है, एक्सपेंस पेड किया किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेशन किसकी हो रही है, कहते फैक्ट्री वर्क की, तो भाई एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, साफ साफ नजर आ रहा है। एक और लिखवा देता हूं, प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंसेस। ऐसे अनगिनत बन सकते हैं नाम, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 3 नाम ही है, कोई भी नाम इंस्टीट्यूट बना देगा भाई जिसके अंदर प्रोडक्शन और ऑफिस देखने से दोनों लग रहे हैं, तो आपको उसको एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन में डालना है। ठीक है ना, कोई रट्टा नहीं लगाया जा सकता इस चीज का। यू विल हैव टू एक्सरसाइज योर जजमेंट इन दैट पर्टिकुलर केस एंड डिसाइड अकॉर्डिंगली। ठीक है, और देखते हैं इसमें एक चीज ये है, जब हम वापस कॉस्ट शीट पर जाते हैं, ये देखिए मैंने आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नंबर 15 में ऐड किया ओपनिंग स्टॉक माइनस किया क्लोजिंग, तो हमारे पास बच गया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने कहा जी इतने यूनिट्स आपने बनाए, इतने ओपनिंग थे, इतने क्लोजिंग पड़े, तो बाकी कहाँ गए, मतलब सेल कर दिए होंगे। अगर आप सिर्फ इतना देखो, अगर सिर्फ मैं इन दोनों को देखता हूं, सिर्फ इन दोनों को 15 और 16 नंबर को, मैंने कहा मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब करंट पीरियड में जो मैंने प्रोड्यूस किया, मान लो 10 लाख का सामान प्रोड्यूस किया, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक भी पड़ा था 2 लाख का, तो मेरे पास टोटल कितना अवेलेबल है, ओपनिंग का 2 लाख पड़ा है, 10 का मैंने और बना दिया, 12 लाख का टोटल अवेलेबल पड़ा है। अगर इन दोनों को जोड़ दूं, इनका कलेक्टिवली नाम रखा जाता है, लिखेंगे इन दोनों को जोड़कर बनता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स पुत्र अवेलेबल फॉर सेल कंसोलिडेटेड इनको कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी ना किसी क्वेश्चन में फंसा सकते हैं आपको, लिख देगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, आपको क्या, ये आइटम तो कॉस्ट शीट में है ही नहीं है, हाँ तो क्या हुआ, डायरेक्टली नहीं है भाई, इनडायरेक्टली तो दिख रही है ना, तो ये वाली चीज भी अपने को समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है, बाकी आई थिंक देयर इज नो नीड ऑफ एनी अदर पॉइंट, बाकी सब जब हम क्वेश्चन के अंदर जाएंगे तभी इन चीजों को कर लेंगे। चलिए, ये वाला काम यहाँ तक हो गया। डिटेल्ड स्टडी के अंदर जो जो रेलिवेंट पॉइंट थे मैंने आपको सारे लिखवा दिए, मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूँ, आइए मेरे साथ, कुछ महत्वपूर्ण बातचीत पर चलेंगे और प्रश्न करेंगे।
कम ऑन। कॉन्सेप्ट नंबर 6, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट व्हेन डिटेल्स ऑफ वेरियस आइटम्स आर गिवन। हमने जो पहले प्रश्न किया, हमने जो पहले किया क्वेश्चन नंबर 1, उसमें क्या लिखवाया था मैंने, प्रिपरेशन ऑफ सिंपल कॉस्ट शीट। उसका मतलब क्या था बेटा कि क्वेश्चन ने आपको सारी चीजें जो है क्लियरली बता दी, आपको सिर्फ उनकी प्लेसमेंट करनी थी कि कौन सा खर्चा कहां पर जाना है। लेकिन अब क्या होगा, क्वेश्चन आपको डिटेल देगा, हमें उस डिटेल को पढ़कर पहचानना होगा कि ये खर्चा कहां बनेगा, क्या ये डायरेक्ट मटेरियल है, ये डायरेक्ट लेबर में जाना चाहिए, एक्सपेंस में, फैक्ट्री में, एडमिन ओवरहेड में। और एडमिन ओवरहेड तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, रिलेटेड टू जनरल है, या फिर सेल्स है, मार्केटिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, कहां पर ये खर्चा जाना चाहिए। तो उससे संबंधित मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आरटीपी का क्वेश्चन है। मेरे साथ आ जाएंगे जी प्रश्न नंबर 2 पर, प्रश्न नंबर 2 पर आ जाएंगे। और मैंने बता दिया था अगर किताब आपके पास नहीं तो कोई चिंता का विषय नहीं है, गूगल ड्राइव पर उपलब्ध है पहले चैप्टर का पीडीएफ, वहां से आप प्रयोग जो है कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कॉन्सेप्ट नंबर 6 से, और इन सभी चीजों का मतलब मैंने बता दिया था, कॉन्सेप्ट नंबर, रजिस्टर नंबर, पेज नंबर। जैसे मैं बता रहा हूँ कि आरटीपी का है ये एग्जाम के, अगर आपको लिखना है तो आप साथ में यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर फिलहाल के लिख देता हूँ, आरटीपी का क्वेश्चन है, साथ में स्टार रेटिंग का एक बनाया हुआ है, लिख लो जी 5 स्टार। 5 स्टार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम वाले डे पर इस क्वेश्चन को देखकर जाना ही है। अदरवाइज अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और आपने रिवीजन में इसको छोड़ दिया तो आप कर नहीं पाओगे, ये अभी मैं क्लियर कर देता हूं। क्वेश्चन ऐसा तगड़ा है जी, आइए जरा क्वेश्चन को देखें। कहता जी ए लिमिटेड है प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट एक्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 21 कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड 14,560 टन ऑफ एक्स। कंपनी ने क्या किया, 14,560 टन प्रोड्यूस कर, कहता जी एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं। द डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 21 आर एज फॉलोज। क्वेश्चन कहता है जी मटेरियल कंज्यूम्ड है, पहले एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेते हैं। पावर कंज्यूम्ड है, डीजल कंज्यूम्ड है, क्या लगता है देखकर ये पावर और डीजल का खर्चा कहां आना चाहिए, यूटिलिटीज की कॉस्ट है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया कि डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाना चाहिए। वेजेस सैलरी, जब क्वेश्चन नाम के साथ ना बताए कि ये कौन सी है तो डायरेक्ट तो मानना ही, इसको मतलब डायरेक्ट मान लेना। ग्रेचुटी एंड लीव एनकैशमेंट पेड, ये भी आपका जो इंप्लॉइज हैं आपने सैलरी के अलावा ये चीजें भी उनको दी तो ये भी आपका डायरेक्ट वेजेस में चला जाएगा। हायरिंग चार्जेस पेड फॉर HEMM, ये HEMM क्या होता है जी, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी। तो हमने पढ़ा था अगर आपने कोई मशीनरी वगैरह स्पेसिफिक ली है जिसका हायर चार्ज दे रहे हो तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाता है। कहता है जी हायरिंग चार्जेस पेड फॉर कार्स यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस। ऑफिशियल पर्पस मतलब क्या, एडमिन ओवरहेड जनरल वाला, ये वो वाला खर्चा आपका बनेगा 80,000 का। रीइंबर्समेंट ऑफ डीजल कॉस्ट फॉर द कार, आपने जो कार किराए पर ली हैं उनका हायरिंग चार्ज 80,000 है, और शायद इस प्रकार का आपका एग्रीमेंट है एजेंसी के साथ कि उसमें डीजल आप भरवाओगे। कहता जी 20,000 रुपए का डीजल भी हमने भरवाया, रीइंबर्स किया, तो ये भी तो खर्चा ही हो गया ना, एडमिन ओवरहेड जनरल में ही आ जाएगा। और ये कहता जी कुछ हमें जीएसटी की नॉलेज झाड़ने के लिए कह रहे, कहता जी हायरिंग ऑफ कार्स अट्रैक्ट जीएसटी पेड अंडर आरसीएम एट 5% विदाउट क्रेडिट। कहता जो एक कार हमने हायर पर ली है ना, हमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत इसके ऊपर 5% का जीएसटी भरना है और जिसका कोई क्रेडिट नहीं मिलता। तो आप क्या करोगे, 80,000 रुपए का हायर चार्ज, 20,000 का रीइंबर्समेंट, टोटल हो गया पुत्र 1 लाख। 1 लाख दे उत्ते तो 5% का जीएसटी दोगे, उसका क्रेडिट नहीं है, तो ये 5,000 भी आपकी कॉस्ट का भाग बन जाएगा। और किस चीज के ऊपर जीएसटी है, हायरिंग ऑफ कार्स फॉर ऑफिशियल पर्पस, तो ये भी एडमिन ओवरहेड में चला जाएगा आपका। नेक्स्ट कहता है जी, अच्छा पॉइंट एक बार फिर से, मेंटेनेंस कॉस्ट पेड फॉर वेइंग ब्रिज। वेइंग ब्रिज कई बार आपने गुजरते हुए सड़क पर जाते हुए देखा होगा, या आपके शहर टाउन को गली मोहल्ला नहीं, विलेज वगैरह में आपने देखा होगा लिखा होता है धर्म कांटा। धर्म कांटा वो बेसिकली वेइंग ब्रिज होता है जहां पर जब सामान लोड कर दिया जाता है ट्रक एक्सेट्रा में तो उसकी वेमेंट करी जाती है। कहते हैं हमने ना मेंटेनेंस कॉस्ट पे करी है वेइंग ब्रिज के लिए 7,000 की। लेकर कहां जाए, ब्रैकेट पढ़ते हैं, यूज्ड फॉर वेइंग ऑफ फाइनल गुड्स एट द टाइम ऑफ डिस्पैच। डिस्पैच से संबंधित जो भी खर्चा है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा बनता है, तो ये 7,000 आपके डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता जी, नेक्स्ट पॉइंट कहता जी एएमसी कॉस्ट ऑफ सीसीटीवी इंस्टॉल्ड एट वेइंग ब्रिज। एक सीसीटीवी है उसका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, तो उसका हमने एएमसी का खर्चा पे किया। कहता जी यूज्ड फॉर वेइंग ऑफ फाइनल गुड्स एट द टाइम ऑफ डिस्पैच। वेइंग ब्रिज पर सीसीटीवी लगाया, उसकी एएमसी देते हैं, और एक फैक्ट्री में भी लगाया हुआ है।
कहता कॉस्ट है 6,000 एंड 18,000 पर मंथ रिस्पेक्टिवली। तो 6,000 वेइंग ब्रिज का है और फैक्ट्री वाले का 18,000। जो 6,000 वेइंग ब्रिज वाले का है उसका यूज कहां है, कहता है एट द टाइम ऑफ डिस्पैच, तो फिर से डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया। और जो 18,000 फैक्ट्री वाले सीसीटीवी की एएमसी का खर्चा है, ये वाला खर्चा आप कहां पर डाल दोगे, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। कहता जी टीए डीए ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह दिया, होटल बिल दिया, सेल्स मैनेजर का 16,000, तो ये कहां जाएगा, सेलिंग ओवरहेड, सेल्स से संबंधित खर्चा है तो सेलिंग ओवरहेड। कहता जी कंपनी हैज 180 एम्प्लॉइज वर्किंग फॉर 26 डेज इन अ मंथ, 26 दिन महीने में काम होता है, टोटल 180 एम्प्लॉई है। क्वेश्चन के अंदर जी सब तो पहला क्या करूं, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर महीने के लिए कॉस्ट शीट बना दो। और एक और चीज पूछ रहे हैं, इसके लिए रुकेंगे, पहले कॉस्ट शीट बनाते हैं, बाद में आकर इसको पढ़ाऊंगा। सिंपल है, पहले कॉस्ट शीट बनानी है, सारी चीजें हमने पढ़ ली, एक एक आइटम को उठाकर जो उसके रिस्पेक्टिव जगह बनती है वहां पर जाकर करना है पुत्र। आप इस क्वेश्चन को करेंगे स्टार्ट, थोड़ा सा मैं आपसे 2 मिनट में जुड़ता हूं। हाँ जी, उम्मीद करता हूँ स्टार्ट कर लिया होगा। चलिए जी, मैं आपके साथ जुड़ जाता हूँ अब और इस प्रश्न को बढ़ाते हैं आगे। हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आपके जवाब दिलों तक, जी हाँ सर। ये लीजिए आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2। हाँ जी, कंपनी का नाम क्या है, क्वेश्चन है का ए लिमिटेड और कॉस्ट शीट बना रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। कॉस्ट शीट ऑफ ए लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2021। और क्वेश्चन में गए तो कॉस्ट शीट उसने पूछी है ए भाग में, तो यहां पर ए पॉइंट भी लिख देते हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं, ए पॉइंट का आंसर कर रहे हैं, ए पॉइंट का आंसर कर रहे हैं। सो वी विल हैव द कॉलम एज पर्टिकुलर्स डिटेल्स। अगर कोई इनर कॉलम में डिटेल्स लिखने की आवश्यकता पड़ी
वैसे इसमें इंग्लिश थोड़ी बड़ी है, थोड़ा सा डिटेल वाले कॉलम को आगे रख देते हैं। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स एंड अमाउंट इन रुपी। हाँ जी, सबसे पहले क्या आता है, मटेरियल कंज्यूम्ड। क्वेश्चन में मटेरियल कंज्यूम के बारे में क्या कुछ चीजें दी हैं कि इतने रुपए का आपका ओपनिंग है क्लोजिंग है? नहीं जी, सीधा सीधा बताया इसने, मटेरियल कंज्यूम्ड है 15 लाख रुपए, तो मटेरियल कंज्यूम के सामने जाकर लिख देंगे जी 15 लाख। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा जी डायरेक्ट लेबर है, उसके बाद है डायरेक्ट लेबर, और डायरेक्ट लेबर के अंतर्गत हमारे पास दो चीजें, एक उसने बोला वेजेस एंड सैलरी है 64 लाख, वेजेस एंड सैलरी है, इसको इनर कॉलम में लिखते हैं, डायरेक्ट लेबर का पूरा अमाउंट एक साथ बाहर निकाल देंगे। और उसके अलावा क्वेश्चन है ग्रेचुटी एंड लीव एनकैशमेंट है, उसके अलावा वी हैव पुत्र ग्रेचुटी एंड लीव एनकैशमेंट, जो कि कितने रुपए का है 44,20,000। इन दोनों का टोटल कर दीजिए, आउटर कॉलम में निकाल देंगे, 108,20,000 रुपये हो जाता है, 108,20,000 जी। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट बनेगी। क्वेश्चन में भांति भांति के डायरेक्ट एक्सपेंस थे, जब हमने क्वेश्चन रीड किया तो सबको आइडेंटिफाई किया था, मैं एक बार वापस से आप बच्चों को दिखा देता हूँ। हाँ जी, डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से थे, उसने बोला पावर कंज्यूम्ड, डीजल कंज्यूम्ड, और उसके अलावा हायर चार्जेस पेड फॉर HEMM हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, यानी कि ये लीजिए जी। डायरेक्ट एक्सपेंस में सबसे पहले है पावर कंज्यूम्ड। क्वेश्चन ने क्या बोला जी 13,000 किलोवाट आवर एट द रेट ऑफ 7 पर आवर, तो हम इनर कॉलम में कह रहे हैं 13,000 गुना 7, 91,000, 91,000। उसके अलावा उत्तर क्वेश्चन ने बोला डीजल कंज्यूम किया है, डीजल कंज्यूम्ड, डीजल कंज्यूम्ड हाउ मच, उसने बोला जी 1,000 लीटर यूज हुआ, 93 पर लीटर ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, मीन्स 93,000 रुपए ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ खर्चा हैगा डीजल ਦਾ। उसके अलावा क्वेश्चन ने बोला हायर चार्जेस पेड फॉर HEMM, हायरिंग चार्जेस पेड फॉर हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी हाउ मच जी 13 लाख। इनको करो अंडरलाइन और इनकी वैल्यू उठाकर बाहर। हाँ जी कैलकुलेटर जी इतने आओ जरा, 91,000 प्लस 93 ते प्लस 13 लाख जी हो गया 14,84,000, 14,84,000। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड हो गया, कहाँ पहुंच गए जी प्राइम कॉस्ट पर। हम कहेंगे इन सबको ऐड करने के पश्चात हमारे पास आ गया प्राइम कॉस्ट। इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं कि हमने मटेरियल के अंदर डायरेक्ट लेबर ऐड कर लिया, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर लिया, तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ गया जी। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्राइम कॉस्ट, कितने है भाई, कितने है भाई, तू बन जा पूरी ते तू हो जा इस रंग दी। हाँ जी 14,84,000 में एक तो पुत्र 15 लाख ऐड कर लो और दूसरा 108,20,000, तो आपका ये बन गया 1,38,04,000, 1,38,04,000। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए जी, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फैक्ट्री से संबंधित खर्चे आने हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड के नाम पर सिर्फ एक ही चीज थी, क्या ये सीसीटीवी जो इंस्टॉल था आपका फैक्ट्री में, उसका 18,000 पर मंथ का खर्चा है। ये चीजें क्वेश्चन में ध्यान से पढ़नी, ये तो बाई चांस उसने दिसंबर पूछ लिया, अगर उसने ईयर लिखा होता, बहुत सारे बच्चे गलती यही कराते 18,000 ले लेते, 18,000 पर मंथ है। अगर क्वेश्चन पूरे ईयर की कॉस्ट शीट पूछता वी वुड हैव मल्टीप्लाइड बाय 12, ठीक है ना, लेकिन बाई चांस चलो इस क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट उसने नहीं दिया हमें फंसाने के लिए। तो हम कह रहे हैं जी फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करिए। इसके अंदर उसने बोला क्या चीज है, AMC कॉस्ट ऑफ CCTV इंस्टॉल्ड एट फैक्ट्री प्रेमाइसिस जी, एक ही खर्चा है फैक्ट्री का, कितने रुपए के जी 18,000, 18,000। क्या क्वेश्चन के अंदर WIP का पॉइंट है? नहीं है।
तो आपकी जो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद नॉर्मली आप लिखते थे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, फिर डब्ल्यूआईपी की एडजस्टमेंट नेट फैक्ट्री कॉस्ट। तो भाई ना ये ग्रॉस नेट कुछ भी, सीधा फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, यानी कि ग्रॉस भी यही है नेट भी यही है। फिर उसमें वो 5 स्पेशल पॉइंट करते थे। उसके बाद आता था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन में ना क्वालिटी का खर्चा, ना एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ना प्राइमरी पैकिंग, कुछ भी नहीं है। तो आपका यही हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या क्वेश्चन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी है? नहीं है। तो यही जो वैल्यू है यही आपकी सीओजीएस हो गई, क्योंकि बीच की कोई भी आइटम नहीं दी हुई। तो यहां ये जो वैल्यू आपकी आती है, इसमें 18,000 अगर मैं प्लस कर दूं, ये बन गया 138,22,000, 1,38,22,000 जी। ये आपका आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। और मैंने क्या कहा उत्तर, यही आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और यही आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बराबर है। इसके बाद हमें करना है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जनरल वाले खर्चे। हम कहेंगे जी प्लस, सॉरी रॉन्ग चॉइस ऑफ कलर, प्लस उत्तर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। कौन से वाले एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स? कौन से? जनरल वाले। क्वेश्चन में बड़ा ही अच्छा पॉइंट था जो उसने बताया था, हायरिंग चार्जेस वाले 3 चीजें आएंगी। एक तो हायरिंग चार्जेस जो ऑफिशियल पर्पस के लिए आपने कार हायर करी थी, उसके बाद उसमें डीजल का आपने रीइंबर्समेंट किया, और इनके ऊपर आपने जीएसटी भी दिया अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म 5% का। ये तीनों चीजें यहां पर आ जाएंगी। सबसे पहले हायरिंग चार्जेस ऑफ कार्स, डिटेल्स वाले कॉलम में जाकर लिख रहा हूं, कितना पैसा दिया जी? 80,000। उसके बाद रीइंबर्समेंट ऑफ डीजल कॉस्ट, इन कार्स में आपने डीजल की कॉस्ट को रीइंबर्स किया, तो रीइंबर्समेंट ऑफ पुत्र डीजल कॉस्ट विच वाज 20,000। और आपने जीएसटी भी पे किया एट द रेट ऑफ 5% ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बेसिस, आरसीएम के बेस पर। कितना आ जाएगा जी? हम कहेंगे भाई 80,000 की हायरिंग चार्ज, 20,000 की डीजल कॉस्ट, तो टोटल 1 लाख का खर्चा हुआ, जिसके ऊपर 5% के हिसाब से 5,000 रुपए आप बुक करोगे। टोटल वैल्यू बाहर निकाल दीजिए, 1,05,000 रुपए। अभी कोई टोटल करने की आवश्यकता नहीं है, अभी कोई टोटल नहीं करना, क्योंकि एडमिन और सेलिंग, यानी कि एडमिन और आपके मार्केटिंग, जिसके अंतर्गत सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं, उन दोनों को एक साथ ऐड करके ही कॉस्ट ऑफ सेल तक पहुंचेंगे। ठीक है। उसके बाद आ रहा है जी आपका मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर 2 टाइप के आते हैं, और क्योंकि क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि हम सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को अलग कर सकें, तो हम दोनों को अलग लेकर चलेंगे। ये देखिए क्वेश्चन में जब गए बेटा, उसने यहां पर आपको बताया टीएडीए पेड फॉर सेल्स मैनेजर 16,000 रुपए, ये सेल्स का खर्चा है। और उसके अलावा जो वेइंग ब्रिज पर मेंटेनेंस कॉस्ट दिया, और जो एएमसी ऑफ सीसीटीवी इंस्टॉल्ड वेइंग ब्रिज है 6,000 का, ये दोनों खर्चे आपके कौन से हैं? डिस्ट्रीब्यूशन वाले हैं। तो हम पहले सेलिंग वाले में डाल रहे हैं। सेलिंग खर्चा आपका, सेलिंग का खर्चा टीएडीए एंड होटल बिल पेड फॉर सेल्स मैनेजर, कितने रुपए? 16,000। ये आपका सेलिंग का खर्चा हो गया। उसके बाद मार्केटिंग ओवरहेड, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। उसके बाद पुत्र डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। 2 चीजें क्या है खर्चे का नाम? मेंटेनेंस कॉस्ट पेड फॉर वेइंग ब्रिज 7,000, एक तो मेंटेनेंस कॉस्ट पुत्र पेड फॉर वेइंग ब्रिज धर्मकांटा, मेंटेनेंस कॉस्ट पेड फॉर वेइंग ब्रिज 7,000। और दूसरा एएमसी कॉस्ट ऑफ सीसीटीवी, एएमसी कॉस्ट ऑफ सीसीटीवी इंस्टॉल्ड एट वेइंग ब्रिज, कितना था क्वेश्चन का जी? 6,000 पर मंथ। ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित खर्चे थे, तो इनको हम ले आए यहां पर 13,000। अब आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट सीओपी सीओजीएस 1,38,22,000 तो पहले ही आ चुका था।
उसमें आप ऐड कर दीजिए 1,05,000, 16,000 और ये वाला खर्चा कितना बेटा 13,000 का, तो आपका टोटल आ गया 1,39,56,000। तो हमारे पास ये फाइनल वैल्यू आ गई जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,39,56,000, 1,39,56,000। क्वेश्चन में आपको इसके अलावा कोई भी प्रॉफिट या सेल्स का हिंट नहीं दिया, तो हमारी कॉस्ट यहीं तक बन सकती है। ये हमारा क्वेश्चन था, पहला भाग हो गया पुत्र। क्वेश्चन में इटसेल्फ काफी अच्छे पॉइंट्स है। उसके अलावा कह रहे हैं जी कंप्यूट अर्निंग्स पर मैन शिफ्ट एंड आउटपुट पर मैन शिफ्ट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। कहता दिसंबर के लिए ना ये चीजें निकालो, अर्निंग्स पर मैन शिफ्ट, आउटपुट पर मैन शिफ्ट, ये चक्कर क्या है? व्हाट इज दिस मैन शिफ्ट? या तो यार मैन होता है या शिफ्ट होता है। व्हाट इज दिस मैन शिफ्ट? सर्विस कॉस्टिंग याद कीजिए, सर्विस कॉस्टिंग में कॉम्पोजिट यूनिट का कॉन्सेप्ट होता है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पोजिट यूनिट। जैसे कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, मान लो मेरे को एक ट्रक है, मैं ड्राइवर रखा है ट्रक पे, ट्रक में सामान लोड होता है और ट्रक डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कोई पर्सन कह रहा है जी मेरा सामान ना पुणे से लेकर बॉम्बे चले जाओ, तो क्या मैं सिर्फ पुणे से बॉम्बे तक के डिस्टेंस के हिसाब से पैसे लूंगा? जी नहीं, आई विल ऑल्सो सी कि मेरे ट्रक में कितना सामान लोड किया जा रहा है। मेरे ट्रक की कैपेसिटी है 10 टन, उसमें से आप 1 टन भरवा रहे हो, 4 भरवा रहे हो, 6 भरवा रहे हो, 8 भरवा रहे हो, कितना भरवा रहे हो? तो टन किलोमीटर चलता है कि हम टन और किलोमीटर दोनों को देखकर लेंगे। और बड़ा ही ईजी होता है टन किलोमीटर कैसे निकालना। कोई भी जो कॉम्पोजिट यूनिट होता है बड़ा ही सिंपल है, दोनों सिंगल यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो, टन किलोमीटर मतलब नंबर ऑफ टन इंटू नंबर ऑफ किलोमीटर। वैसे ही यहां पर ये एक आइटम बोल रहा है अपने को, कहता है जी मैन शिफ्ट मतलब नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ शिफ्ट। क्वेश्चन ने बताया साढ़े को 180 मैन आ गए हैं, 180 इंप्लॉई हैं, क्या उसने शिफ्ट के बारे में बताया? नहीं बताया। तो हम यही मानेंगे भाई साइलेंट केस में कि एक दिन में एक ही शिफ्ट होती होगी। आपके टोटल डेज कितने मंथ में वर्किंग? 26 डेज, तो टोटल शिफ्ट होगी मंथ में 26। हम 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 26 से, तो नंबर ऑफ मैन शिफ्ट अपने पास आ जाएगी। ये देखिए बी पार्ट की तैयारी हम कर रहे हैं। बी पार्ट की तैयारी में नंबर ऑफ मैन शिफ्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैन से पुत्र मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शिफ्ट्स। हाँ जी, आपके नंबर ऑफ मैन कितने? उसने बोला 180, नंबर ऑफ शिफ्ट कितने हैं? 20, और यहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे 26 के एज्यूम्ड 1 शिफ्ट पर डे, एज्यूम्ड 1 शिफ्ट पर डे, एक दिन में एक ही शिफ्ट है ऐसा हम मान रहे हैं। तो पुत्र 180 इंटू 26, ये आ गया जी 4680। तो दीज आर दी मैन शिफ्ट, दीज आर दी मैन शिफ्ट 4680। क्वेश्चन ने पूछा क्या है? कहता भाई अर्निंग पर मैन शिफ्ट बता दो। अर्निंग वर्ड कहां से आ गया? अर्न कौन कर रहा है? इंप्लॉइज। तो ये पॉइंट इंप्लॉइज के लिए बता रहे हैं। आप देखें क्वेश्चन में जाकर आपने अपने डायरेक्ट लेबर के लिए कितने रुपए की अर्निंग यहां पर लिखी थी। ये रहा जी हमारा डायरेक्ट लेबर का पॉइंट। कितनी अर्निंग है इनकी कुल मिलाकर? 1,08,20,000 रुपए की। तो कहता पर मैन शिफ्ट बताओ कितनी है। ये लीजिए, तो सबसे पहली चीज वो पूछ रहा है अर्निंग्स पर मैन शिफ्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला बना देंगे जी, टोटल अर्निंग्स है डिवाइड बाय टोटल मैन शिफ्ट। ये ऐसे लिख देते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मैन शिफ्ट। हाँ जी, आपकी टोटल अर्निंग्स हमने अभी देखी 1,08,20,000 है पुत्र, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मैन शिफ्ट कितनी कड़ियां पा 4680 पुत्र। अब कितना आ गया जरा देखो, 1,08,20,000 बटे 4680। हाँ जी, 2311.97 रुपी। राउंड ऑफ कर दोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2312 रुपये आ जाएगा। 2312 रुपए, यानी कि एक बंदे ने एक शिफ्ट में इतने रुपए कमाए हैं, 2312। और क्या पूछा है क्वेश्चन ने? कहता भाई आउटपुट मैन शिफ्ट भी बता दो, और टोटल आउटपुट का है, हमें टोटल आउटपुट तो चाहिए होगी ना, क्वेश्चन में ढूंढे। यो दी शुरू में पड़ी है, कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड 14,560 टन ऑफ एक्स। आपने टोटल महीने में 180 लोगों ने 26 दिन काम करके इतनी प्रोडक्शन करी। कहता हमें तो ये बताओ आउटपुट पर मैन शिफ्ट क्या रहा, मतलब एक इंसान ने, एक इंप्लॉय ने एक शिफ्ट में कितनी आउटपुट करी, वो हमें बताना है। बड़ा ही आसान है फॉर्मूला, आप कहोगे टोटल आउटपुट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मैन शिफ्ट। आउटपुट
पर मैन शिफ्ट इज इक्वल टू उत्तर टोटल आउटपुट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मैन शिफ्ट। टोटल आउटपुट कितना है जी? 14,560 डिवाइड बाय मैन शिफ्ट हमने कितने निकाली थी? 4680। ये लीजिए 14,560 डिवाइड बाय 4680, तो ये आ गया 3.11 और आउटपुट किसमें थी? टन्स में। तो ये लीजिए 3.11 टन, यानी कि एक एम्प्लॉय ने एक शिफ्ट में कितना प्रोडक्शन करा? 3.11 टन का करा है। बेहतरीन, नोट कीजिए। ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਛਲਾਂਗ मारदी, गड्डी ਜਾਂਦੀ है हाँ जी, तो ये प्रश्न हमने कर लिया। अभी जो हमारे पास अगला प्रश्न आने वाला है, वाह 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 क्या कहने, होए 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 होए, चक देंगे फट्टे, नप देंगे गिल्ली, सवेरे जलंधर शाम नु दिल्ली। हमारे पास आ रहा है जी कॉन्सेप्ट नंबर 6 से, सेम कॉन्सेप्ट जो किया उससे संबंधित आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को लगा लेना पुत्र 5 स्टार और कहेंगे इस क्वेश्चन को कर डाला तो लाइफ हो जाएगी झिंगा लाला। तो कौन कौन अपनी लाइफ झिंगा लाला करना चाहे है, जरा आज जो मेरे पास क्वेश्चन देख लें जरा एक बार। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये यहां से शुरू हो गया। अरे भाई ऐसा शुरू हुआ, ऐसा शुरू हुआ, शुरू ही शुरू 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 शुरू, ओए होए 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 होए, यहां तक चल रहे है, यहां तक चल रहे है। अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन देगा, लेकिन ये सोचकर इस क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते। इस क्वेश्चन के अंदर बड़े सारे कई मजेदार पॉइंट हैं, तो वो छोटा सा पॉइंट उठकर किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है। ये क्वेश्चन काउंटलेस टाइम आरटीपीएस में आ चुका है। इंस्टीट्यूट ने बड़े साल पहले एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन नाम की पब्लिकेशन निकाली थी, सबसे पहले वहां पर ये क्वेश्चन दिया, फिर आरटीपीएस में डालना स्टार्ट कर दिया, फिर फाइनली अपने मॉड्यूल में ले आया। तो हमने कोई बात नहीं भाई, कर लेंगे बच्चा, तो डिस्कस के बात है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे, सारी चीजें आइडेंटिफाई करेंगे, क्लास में करने पर वक्त जाया नहीं करेंगे। मैं इस क्वेश्चन को पहले से ही सॉल्व कर लाया हूं, बिल्कुल जबरदस्त फॉर्मेट में ये दिखा देता हूं जी। इस प्रश्न को मैंने पहले ही कर लिया है सॉल्व, ये पूरी कॉस्ट शीट मैंने बना रखी है। तो जिन बच्चों ने क्लास ली है, मतलब आप ऑब्वियसली आपने क्लास ली है, तो ये हम गूगल ड्राइव पर इसका आंसर अपलोड कर देंगे, ये सेम टू सेम। लेकिन पहले क्लास में हर एक पॉइंट को पढ़ेंगे, समझेंगे और जाकर रेलिवेंट कॉस्ट शीट में भी देख लेंगे। हाँ जी, आइए स्टार्ट करते हैं, देर किस बात की है मित्रों। क्वेश्चन के अंदर जी, अर्नव इस्पात उद्योग लिमिटेड हैज द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। ये खर्चे हैं ईयर एंडिंग के लिए हैं, काफी कुछ दिया है। क्वेश्चन कह रहा है आपने करना क्या है, कहता जी यू फ्रॉम द अबव डाटा यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर अर्नव इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड सॉरी फॉर द ईयर एंडिंग दिस शोइंग प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सीओजीएस एंड द कॉस्ट ऑफ सेल। तो ये सभी चीजें हमसे पूछ रहा है, मतलब पूरी कॉस्ट शीट बनानी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं जी रॉ मटेरियल परचेज, हम जानते हैं कहां पर आता है। कहता जी जीएसटी पेड ऑन अबव परचेजेस एट 18% एलिजिबल फॉर आईटीसी। इतना समझ आ गया, ये जो जीएसटी दिया अगर एलिजिबल फॉर आईटीसी है तो ये हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, ये तो क्लियर है। 1,80,00,000 रुपए मेरी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन क्वेश्चन ये क्लैरिटी से लिखना भूल गया कि क्या ये 1,80,00,000 इसके अंदर इंक्लूडेड है या नहीं है। तो क्या माने, हमारी अजम्पशन के ऊपर बेस है, प्रेफरेबली यही मानेंगे कि 1 करोड़ के अंदर ये वाला अमाउंट, 10 करोड़ सॉरी 10 करोड़ के अंदर ये वाला अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है। ये देखिए जी, मैं आपको दिखाता हूं। हमने यहां पर नोट बनाया, नोट नंबर 1, कि जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो भी है विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट बिकॉज दिस जीएसटी इज एलिजिबल फॉर आईटीसी। उसके अलावा जब हम यहां पर जाते हैं, ये देखिए जी, हम जब मटेरियल कंज्यूम निकाल रहे हैं तो हमने ये यहां पर 10 करोड़ रुपए लिख दिया, 1,80,00,000 इसका नहीं लिखा। क्वेश्चन में वापस आ गए, हमने कहा जी फ्रेट इनवर्ड है 11,20,600। मैंने क्या सिखाया था, जो फ्रेट इनवर्ड होगा आप मटेरियल कंज्यूम निकालते वक्त ही ऐड कर लोगे। देख लेते हैं, फ्रेट इनवर्ड 11,20,600 का मटेरियल कंज्यूम निकालते हुए ऐड कर लिया गया।
उसके पश्चात क्वेश्चन कहता है जी वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, वेजेस नहीं बताया, डायरेक्ट वेजेस मानना है जी 29,20,000। उसके बाद कहता है जी कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स एम्प्लॉइज पीएफ एंड ईएसआई, तो ये भी आपका खर्चा है, इन्हीं एम्प्लॉइज के डायरेक्ट वेजेस में ही आ जाएगा। प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, ये तीनों आइटम उठकर आपकी वेजेस का हिस्सा बन जाएंगी। आपने अपने मेन लेबर को किसी भी तरह से पैसे दें तो डायरेक्ट लेबर हेड के अंदर आ रहा है। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स एम्प्लॉइज पीएफ एंड ईएसआई 3,60,000 और प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, और तीनों का टोटल निकाल दीजिए आउटर कॉलम में 35,70,000। उसके बाद क्वेश्चन कहता है जी रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, मैंने क्या बताया था कौन सा खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंस 170 to 600। उसके अलावा कहता है जी अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, मैंने बताया था दिस इज द कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी, ये भी बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाएगी। अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ मोल्ड्स एंड पैटर्न 8,96,000 का खर्चा किया, कहता लाइफ इज इक्वल टू 2 ईयर, हम कितने समय की कॉस्ट शीट बना रहे हैं, 1 साल की, तो ये खर्चा इनका 2 साल का है, हमें 1 साल का चाहिए, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, ये आ जाएगा जी 4,48,000, तो ये भी मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा। तो 3 डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। नेक्स्ट आ रहा है जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर, ये भी मैंने लिखवाया था, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है 8,12,000, ये लीजिए। तो आप जब अपना डायरेक्ट एक्सपेंस नाम का हेड देखेंगे, ये चारों आइटम मिलेगी, रॉयल्टी पेड, अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, मोल्ड्स एंड पैटर्न और जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर। और मैंने साथ में क्या स्पेसिफाई किया, नोट नंबर 2 है पावर एंड फ्यूल के लिए और नोट नंबर 3 है मोल्ड्स एंड पैटर्न के लिए। ये देखिए नोट नंबर 2 है किसके लिए, पावर एंड फ्यूल के लिए। जब मैंने आपको सिखाया था ये कॉन्सेप्ट थोड़ी देर पहले, तो मैंने कहा पावर एंड फ्यूल को इंस्टीट्यूट कभी कभी फैक्ट्री में भी मान लेते हैं, तो वही नोट लिखा हुआ है कि भाई जो पावर एंड फ्यूल का खर्चा है हमने उसको डायरेक्ट एक्सपेंस माना है, लेकिन आईसीए कई बार इसे कंसीडर करता है एज अ फैक्ट्री ओवरहेड। इन सच केस द आंसर शैल चेंज, ऑब्वियसली फाइनल आंसर चेंज नहीं होगा क्योंकि खर्चा तो ऐड ही हो रहा है ना, चाहे डायरेक्ट एक्सपेंस से मान कर लो या फैक्ट्री ओवरहेड में, सिर्फ उसका जो हेड है कि उसको हमने किस हेड के अंदर बांटा है वो बदल जाएगा। उसके अलावा मोल्ड्स एंड पैटर्न का भी नोट, ठीक है ना, एग्जाम में ऐसे नहीं सीधा कैलकुलेटर पर डिवाइड बाय 2 किया लिख दिया 4,48,000, क्यों किया कैसे किया वो बताना है, तो हमने नोट लिखा कि भाई जो आपने अमाउंट पे किया और मोल्ड्स एंड पैटर्न वो 8,96,000 है, बट इट इज हैविंग द लाइफ इक्विवेलेंट टू 2 ईयर प्रोडक्शन, और क्योंकि हम 1 साल की कॉस्ट शीट बना रहे हैं, सो जो रेलिवेंट खर्चा आएगा मोल्ड्स एंड पैटर्न का वो 4,48,000 बनता है, कैसे, डिवाइड बाय 2 करते हुए, तो रेलिवेंट नोट हमने साथ में इसका लिख दिया। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन में आप कभी भी वर्किंग नोट बनाओ, कोई भी एजम्पशन लिखो, नोट लिखो, तो साथ सिर्फ नोट लिखना आवश्यक नहीं है, उसकी करेक्ट जगह पर टैगिंग करना भी आवश्यक है, टीचर को पता चले कि इस पॉइंट के लिए आपने कौन सा नोट लिखा है। सिमिलरली जब वो नोट पर जाए तो उसे पता हो कि ये कौन से वाले पॉइंट के लिए नोट आपने लिखा हुआ है। क्वेश्चन में वापस आते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहता है जी स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड, स्टोर्स एंड स्पेयर कंज्यूम्ड ये छोटी मोटी आइटम्स होते हैं जो कि फैक्ट्री में यूज की जाती हैं, तो ये खर्चा आपका फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर बेटा आता है, स्टोर्स एंड स्पेयर कंज्यूम का। देखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड नाम का हेड दिख रहा है, इसके अंदर लिखा है जी स्टोर्स एंड स्पेयर कंज्यूम्ड 1,12,000। वापिस आ जाते हैं, कहता है जी डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग कहाँ जाएगा, फैक्ट्री का खर्चा क्योंकि फैक्ट्री की बिल्डिंग के है। ऑफिस बिल्डिंग ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कौन सा, जनरल वाला। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ होती है, फैक्ट्री में, ये भी फैक्ट्री में। और डिलीवरी व्हीकल की डेप्रिसिएशन, डिलीवरी मार्केटिंग ओवरहेड आपका। ठीक है, देख लेते हैं आइए, डेप्रिसिएशन और फैक्ट्री बिल्डिंग आ गई फैक्ट्री में, प्लांट एंड मशीनरी की भी आ गई फैक्ट्री में। उसके बाद डेप्रिसिएशन थी किसकी, ऑफिस बिल्डिंग की, ये देखिए जी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर आ गई। और था मार्केटिंग ओवरहेड के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन जो बनता है उसमें आ गया जी डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी व्हीकल 86,000 रुपए का। वापिस आ जाते हैं क्वेश्चन के अंदर, कहता जी सैलरी पेड टू सुपरवाइजर, ये सुपरवाइजर कहां पाए जाते होंगे, फैक्ट्री में, जो कि इंप्लॉइज को सुपरवाइज कर रहे हैं, तो ये खर्चा आपका फैक्ट्री में आ जाएगा। सैलरी पेड टू सुपरवाइजर, हम फैक्ट्री ओवरहेड में वापस चले जाते हैं, ये देखिए जी फैक्ट्री ओवरहेड हेड है, इसके अंदर आ गया सैलरी पेड टू सुपरवाइजर। कमिंग बैक टू क्वेश्चन, कहता जी रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे किया है किसके लिए, प्लांट एंड मशीनरी के लिए किया, तो ये फैक्ट्री हो गया। सेल ऑफिस बिल्डिंग, सेल्स, सेल्स ये सेल का खर्चा है जी, सेलिंग ओवरहेड। व्हीकल्स यूज्ड बाय डायरेक्टर, डायरेक्टर साहब कहाँ आएंगे, एडमिन वाले खर्चे में, ये एडमिन में आ गया। सिमिलरली कहता जी, ये मैं खर्चे एक साथ दिखा दूंगा आपको, अगले वाला भी एक बार पढ़ लेते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी कहाँ आएगा, फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री बिल्डिंग का इंश्योरेंस प्रीमियम, फिर से फैक्ट्री। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी, क्या लिखा है, स्टॉक। मैंने क्या कहा था, रास्ते का इंश्योरेंस होगा, आने का जब सामान खरीदा वो जाता है डायरेक्ट मटेरियल में कंज्यूम्ड निकालते वक्त, लेकिन ये किसका, स्टॉक, मतलब सामान पड़ा है फैक्ट्री में उसकी इंश्योरेंस करवाइए, ये भी फैक्ट्री में जाएगा। आइए देखते हैं, इन खर्चों को मार्क करते हैं।
रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्लांट एंड मशीनरी की, और इंश्योरेंस प्लांट एंड मशीनरी का, फैक्ट्री का, और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड डब्ल्यूआईपी का। उसके अलावा हमने कौन से खर्चे पढ़े थे, ये देखिए जी। हमने पढ़ा था रिपेयर एंड मेंटेनेंस पेड फॉर व्हीकल यूज्ड बाय डायरेक्टर, ये एडमिन ओवरहेड में आएगा। और हमने पढ़ा था रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल्स ऑफिस बिल्डिंग, तो ये कहां आएगा, आपका सेलिंग ओवरहेड्स के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन में वापस आ गए, कहता जी एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक, देखते ही याद आ जाना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट नाम का जो हेड होता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद, ये वहां आएगा। एंड सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ, तो ये दोनों आपके क्वालिटी कंट्रोल के खर्चे हो गए जी। आइए क्वालिटी में जाकर मार्क कर लेते हैं, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट हेड देखिए, उसके अंदर एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल 19,600 एंड सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ 96,200 का आ गया। कहता जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा किया फॉर इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, हम ये जानते हैं कि क्वालिटी के साथ ही रिसर्च का खर्चा भी अटैच होता है, तो जहां क्वालिटी है वहीं रिसर्च भी मिल जाएगा। ये देखिए जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट पेड 18,200। उसके पश्चात कहता जी एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल इंजीनियरिंग मेंटेनेंस, आज ही सिखाया मैंने आपको, पोल्यूशन कंट्रोल इंजीनियरिंग मेंटेनेंस का खर्चा फैक्ट्री से संबंध रखता है, तो ये फैक्ट्री में आ जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड हमारा ये चल रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड के अंतर्गत आ गया जी एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग मेंटेनेंस 26,600। कमिंग बैक टू क्वेश्चन, एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, हाँ जी फैक्ट्री की एडमिनिस्ट्रेशन, ये कौन सा खर्चा है, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। सिमिलरली कहता है जी सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर, प्रोडक्शन कंट्रोल वाले को 9,60,000 दी, ये भी कौन सा है, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिलेटेड टू फैक्ट्री वाला प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर। फाइनेंस एंड अकाउंट वाले को दिया, ये एडमिन बन जाएगा जनरल वाला, और सेल्स एंड मार्केटिंग वाले को दिया, सेलिंग ओवरहेड आपका बन जाएगा। आइए जी मार्क करें इनको, तो एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन में आएंगे, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क के लिए खर्चा दिया 1,18,600, और प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर का आपने सैलरी दिया 9,60,000 का, ये दोनों खर्चे इकट्ठे होकर यहां पर आ गए। उसके अलावा हमने पढ़ा सैलरी पेड टू फाइनेंस एंड अकाउंट मैनेजर, ये एडमिन ओवरहेड के अंतर्गत आ गई बेटा, और सैलरी पेड टू सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर, ये आपका सेलिंग ओवरहेड के अंतर्गत आ जाएगा 10,12,000 का। कहता जी पैकिंग कॉस्ट पे किया है फॉर प्राइमरी पैकिंग नेसेसरी टू मेंटेन द क्वालिटी, हम जानते हैं खर्चा कहां आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ठीक ऊपर प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स, ये कौन सा खर्चा है, जो डिलीवरी से संबंधित है, डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है, तो तुम हो जाओगे डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग में भी उसको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ सॉरी, ये लीजिए, तो पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी वाली आ गई 96,000, मैंने क्या कहा था, जस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर आएगा। और दूसरा जो सेकेंडरी पैकेजिंग की कॉस्ट है, आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन में भी डाल सकते हो, सेलिंग में भी, इसको अलग से भी दिखा सकते हो, तो हमने अलग से दिखाया पैकिंग कॉस्ट पेड फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी पैकेजिंग 1,12,000 रुपए। उसके बाद कहता जी इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस फॉर यूसेज ऑफ नॉन इक्विटी फंड, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में काफी चर्चा करी थी कि इंटरेस्ट कहां पर जाना चाहिए। एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है आना ही नहीं चाहिए, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है आना चाहिए, और अगर आएगा तो कॉस्ट ऑफ सेल की सेपरेट आइटम बनाकर दिखाना, मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के बाद दिखाना इंटरेस्ट 7,20,000 का। तो हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज ठीक कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर लिखा हुआ है जी 7,20,000, ये स्पेशल पॉइंट रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन कहता है जी फीस हमने पे किया, फीस पेड टू ऑडिटर्स 1,80,000 रुपए। ऑडिटर कहाँ है, कौन सा काम कर रहा है, ऑफिस से संबंधित, एडमिन में जाएगा। फीस पेड टू लीगल एडवाइजर, एडमिन का खर्चा। फीस पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये तीनों खर्चे आपके एडमिन के हो गए जी, तीनों खर्चे एडमिन के। आइए यहां पर मार्क करें, सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर, फीस पेड टू ऑडिटर, फीस पेड टू लीगल एडवाइजर, फीस पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सारे खर्चे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंतर्गत आ जाते हैं। सॉरी ये रह गया था बीच में, सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर, ये एडमिन में चला गया। आगे क्या है? कहता है जी परफॉर्मेंस बोनस दिया किसको, सेल्स स्टाफ को, सेल वाले स्टाफ को परफॉर्मेंस बोनस दिया है, तो किसका खर्चा, सेलिंग का, बड़ा ही आसान, 1,80,000। ये लीजिए सेलिंग वाले खर्चे में जाएंगे, ये मिल गया परफॉर्मेंस बोनस 1,80,000 रुपए का। उसके बाद क्वेश्चन हमें स्टॉक्स का डाटा दे रहा है, कहता है जी वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, मटेरियल का, डब्ल्यूआईपी का और एफजी का, और तीनों का हमें क्लोजिंग स्टॉक ही बता दिया, मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और एफजी। हम क्वेश्चन में जाएंगे, स्टार्टिंग में सबसे पहले जहां पर मटेरियल की बात करते हैं, ये ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया। उसके बाद जब ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आती है, उसके बाद आता है जी डब्ल्यूआईपी, ओपनिंग प्लस कर दिया, क्लोजिंग माइनस कर दिया।
सिमिलरली एफजी का क्लोजिंग ओपनिंग आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद, ओपनिंग प्लस कर दिया, क्लोजिंग माइनस कर दिया, बड़ा ही आसान। उसके बाद भी मन नहीं भरा क्वेश्चन का। कहता जी अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग द स्क्रैप एंड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अगर लिखा होता है कि मटेरियल की स्क्रैप है तो आप कहां से माइनस करते हैं, टॉप से जब मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं कॉस्ट शीट बनाते हुए पहले ही हेड में। लेकिन ये कौन सी स्क्रैप है, कहता है जनरेटेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो रिसर्च जहां पर लिखा, क्वालिटी जहां पर लिखा है, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन जहां पर लिखा, उसके ठीक पश्चात ये 86,000 हम माइनस करेंगे। ये देखिए जी, ये लिखा हुआ है रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप एंड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 86,000 माइनस किया। इस तरह से आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सारी आइटम्स हमने लिख दी और आप एक एक करते हुए इनकी वैल्यूज निकाल लोगे। तो सबसे पहले प्राइम कॉस्ट आ जाएगा आपका, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ोगे तो आ जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ये ग्रॉस कौन सी होती है, जो एफजी एंड डब्ल्यूआईपी के ऊपर होती है। डब्ल्यूआईपी एडजस्ट किया तो फैक्ट्री कॉस्ट बच जाएगी नेट वाली, बाकी सारे खर्चे ऐड किए 5, तो आपका बन गया जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें एफजी की एडजस्टमेंट करी ओपनिंग क्लोजिंग की, सीओजीएस आ गया बेटा, उसके अंदर आपने एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, इंटरेस्ट वगैरह सब जोड़ दिए, तो फाइनली आप पहुंच गए कॉस्ट ऑफ सेल्स पर। क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट और सेल्स की जानकारी नहीं दी, तो हमारी कॉस्ट शीट इसी पॉइंट तक, इसी पड़ाव तक बन सकती है। सो वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की डिस्कशन एक बार क्लास में बनती थी, और ये क्वेश्चन अगर मैं होमवर्क में देता तो सिर पकड़ के बैठ जाते कि यार ये क्या हो रहा है। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 6 हुआ। जरा देखें कि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है होमवर्क में। बिल्कुल है जी। क्वेश्चन नंबर 11 कॉन्सेप्ट नंबर 6 से, ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। और ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने मल्टीपल टाइम्स आरटीपी में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना जी इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 ये आपका होमवर्क में रहेगा, ठीक है। ये वाला प्रश्न आप कर लेंगे होमवर्क में। मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, ठीक है। वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 7। कम ऑन जी। कॉन्सेप्ट नंबर 7, कंप्यूटेशन ऑफ रॉ मटेरियल परचेज। कॉन्सेप्ट नंबर 7, कंप्यूटेशन ऑफ रॉ मटेरियल परचेज। जी पहले इसकी कहानी सुनेंगे फिर बढ़ेंगे आराम से आगे। क्या चक्कर है, रॉ मटेरियल परचेज निकालना क्यों है भाई, ये तो चीज गिवन होती है ना, हमें तो कॉस्ट शीट बनानी होती है। सुनना, रॉ मटेरियल परचेज, कई बार तो क्वेश्चन आपको खुद बोल देगा भाई रॉ मटेरियल परचेज निकालो, ऑब्वियस सी बात है, अगर क्वेश्चन कह रहे हैं तब तो निकालनी है। लेकिन मेजॉरिटी इसके क्वेश्चन कौन से बनते हैं जहां पर क्वेश्चन बताएगा नहीं, आपको खुद पहचानना है। कैसे पहचानेंगे, तरीका क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है। जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो, क्वेश्चन के अंदर अगर कोई भी ऐसी चीज दी है जो कि हम क्वेश्चन से एक्सपेक्ट नहीं करते, क्या नहीं एक्सपेक्ट करते हम, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये सब चीज तो हम निकालते हैं ना कॉस्ट शीट बनाते हुए। अगर क्वेश्चन के अंदर इनमें से कोई भी आइटम दी है तो वो हिंट है कि शायद उस क्वेश्चन में आपको मटेरियल परचेज निकालना पड़े। तो पहली निशानी ये हो गई, अगर इनमें से कोई भी वस्तु दी है तो आपके मन में एकदम माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए, अच्छा कहीं उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन तो नहीं है। और इस पर पक्की मोहर कब लग जाएगी, स्टैंप कब लग जाएगी कि हाँ आपको परचेज निकालना है। पहली आइडेंटिफिकेशन, क्वेश्चन में कोई भी ऐसे पड़ाव की वैल्यू दी है, पड़ाव प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल, जो कि क्वेश्चन अक्सर नहीं देता। पहली आइडेंटिफिकेशन ये हो गई। दूसरा, जैसे ही आपने देखा, आपने क्वेश्चन में फटाफट से स्कैन करना, क्वेश्चन को देखना कि क्या इसमें रॉ मटेरियल परचेज मिसिंग है। 99% सिचुएशन में मिसिंग होगा, मतलब आपको खुद से निकालना है। सवाल उठा कैसे निकालना है, आपने मान लेना रॉ मटेरियल परचेज को एक्स, आपने कह दिया भाई तू नहीं पता, तेरे को मान लेते हैं एक्स। अब एक्स सुनकर बहुत से बच्चे कहीं और चले जाते हैं, मत जाना वापिस आ जाना, तुम्हें एक्स नहीं मानना, तुम वाई मान लेना, ए मान लेना, बी मान लेना, वो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है जी। तो आपने एक्स मान लेना और आपने कॉस्ट शीट बनानी एक्स की टर्म्स में, कहां तक, उस पड़ाव तक जिसकी वैल्यू क्वेश्चन ने दी है।
मान लो क्वेश्चन है दिया कॉस्ट ऑफ सेल, तो पूरा कॉस्ट ऑफ सेल तक एक्स के टर्म्स में बनाओ। आपके पास जो एक्स के टर्म्स में वैल्यू आ गई उसको इक्वेट कर दो जो क्वेश्चन ने अपनी वैल्यू दी है, तो आपका एक्स आ जाएगा, मटेरियल परचेज आ गया। क्वेश्चन ने अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक दी है तो वहां तक बनाओ, सीओजीएस तक दिया तो वहां तक बनाओ, जो भी पड़ाव की वैल्यू दी है वहां तक एक्स के टर्म्स में आपने अपने जो है वैल्यू निकाल लेनी और क्वेश्चन वाली वैल्यू से इक्वेट करते हुए मटेरियल परचेज निकाल लेना। एक बार ये मटेरियल परचेज आ गया उसके बाद आपने वापस, अब क्योंकि सारी आइटम्स आ गई, आपने वापस से अपनी पूरी फॉर्मल वे में रफ फेयर कॉस्ट शीट को बना देना है। कैसे होगा मैं आपको लेकर चलता हूं इस कॉन्सेप्ट के प्रश्न पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएंगे जी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 7 का ये प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ 10 नंबर के लिए जी, एग्जाम का क्वेश्चन है 10 नंबर का। क्या कहता है क्वेश्चन, आइए पढ़ें। कहता जी फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड बाय मेसर जिया प्राइवेट लिमिटेड फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर 2018। एक क्वार्टर यानी कि 3 महीने का डाटा है। कहता जी डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट वेजेस है, बीइंग 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट वेजेस है इतनी और ये 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड है, तो यहां से हम फैक्ट्री ओवरहेड निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये लॉजिक क्वेश्चन में ऐसी चीज आ गई जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि क्वेश्चन हमें दे। सीओजीएस जैसे ही क्वेश्चन ने दिया, अब हम इमीडिएटली बाकी सब कुछ छोड़ छाड़ के सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या इसमें परचेज मिसिंग है, क्योंकि परचेज इतनी रेलिवेंट आइटम है उसके बिना तो कॉस्ट शीट हो ही नहीं सकती। तो देखते हैं क्या इसने, ये नीचे गए तो ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया, मटेरियल WIP FG का। कहता है जी यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट, और यहां है सेलिंग ओवरहेड, सेल्स, एडमिन ओवरहेड जो है वो 10% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड है। इतनी सी बात हमें बताइए, और क्वेश्चन में हमें नहीं दिया वो मटेरियल परचेज, तो ये हिंट मिल गया कि हाँ हमें परचेज यहां पर निकालना है। हालांकि इस क्वेश्चन में जब आगे जाओगे क्वेश्चन खुद कहता है प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग द मटेरियल कंज्यूम्ड, ये हालांकि उसने चीजें पूछी हैं, ठीक है, उसने परचेज अलग से नहीं बताया, तो हमने खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, एक तो परचेज हमें निकालना है, एक्स मानते उसे आगे बढ़ चलेंगे, और दूसरा एक छोटा सा पॉइंट है इसमें कि डायरेक्ट वेजेस जो है फैक्ट्री ओवरहेड का -% है। तो जब भी इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आता है उसमें अक्सर ये पॉइंट ना लिखा होता है। मैं बता दूं, मान लो एक तो हमने क्या कहा जी रॉ मटेरियल परचेज कैसे निकालना, एज्यूम रॉ मटेरियल टू बी एक्स एंड फाइंड वैल्यू इन टर्म ऑफ एक्स टिल द पॉइंट गिवन बाय क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या देगा नॉर्मली, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह। और दूसरा इस टाइप के क्वेश्चन में नॉर्मली ये चीज होती है, मान लो क्वेश्चन आपको कह रहा है डायरेक्ट वेजेस बीइंग, मैं एग्जांपल के लिए बना रहा हूं अलग, बीइंग 150% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू 30,000। इसका मतलब क्या है कि जो डायरेक्ट वेजेस है वो तो 30,000 है और ये 150% है फैक्ट्री ओवरहेड, तो हमें यहाँ से फैक्ट्री ओवरहेड निकालना है। तो हम कहेंगे 150% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इज 30,000, तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना आ जाएगा पुत्र, 30,000 डिवाइड बाय 150%। कैलकुलेटर पर कर लीजिए इसे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। हम कहेंगे जी 30,000 डिवाइड बाई 150%, ये आ गया 20,000। तो इस तरह से आपको फैक्ट्री ओवरहेड निकाल लेना है। तो ये दो चीजें होती हैं अक्सर साथ में अटैच। चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं, स्टार्टिंग विद द पुत्र आंसर नंबर 4, स्टार्टिंग विद द आंसर नंबर 4। हाँ जी, सबसे पहले क्या कहेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स परचेज्ड बी रुपी एक्स। लेट द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड बी रुपी एक्स, हम रुपी एक्स मानते हुए आगे बढ़ते हैं। कंपनी का नाम क्या है, जिया प्राइवेट लिमिटेड, तो हम कह रहे हैं भाई कॉस्ट शीट ऑफ जिया प्राइवेट लिमिटेड। क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वार्टर एंडिंग है जी, फॉर क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर 2018, फॉर क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर 2018। और ये कॉस्ट शीट क्यों बन रही है, फेयर वाली कॉस्ट शीट नहीं है, इट इज फॉर पर्पस ऑफ फाइंडिंग द
फॉर पर्पस ऑफ फाइंडिंग द रॉ मटेरियल परचेज हम इसे बना रहे हैं, रॉ मटेरियल परचेज निकालने के लिए हम इसे बना रहे हैं, बिल्कुल फेयर मैनर में बनाएंगे जी। वी हैव गॉट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपी। हाँ जी, क्वेश्चन ने हमें बताया ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो कि कितने रुपए का है, एक सेकेंड जी। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 2,45,600, आई विल से प्लस परचेज ऑफ मटेरियल जो कि हमारे पास है नहीं, हमने इसको क्या माना है जी, एक्स रुपी, प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आएगा पुत्र एक्स, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्वेश्चन ने कहा है जी 2,08,000, क्वेश्चन ने कहा है जी 2,08,000, ये सारी चीज यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे सामने लिखी हुई है। ये रहा ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, परचेज को हमने एक्स माना, मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट लेबर लिखेंगे जो कि है 257 250 की, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस लिखेंगे, प्राइम कॉस्ट तक पहुंच जाएंगे, एक्स की टर्म्स में ही आगे बढ़ते रहेंगे, एक्स तो एक्स ही रहेगा, इज इक्वल टू, ये आ गया जी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पुत्र। बच्चे कहते सर सर कैलकुलेटर पर एक्स नहीं दिख रहा सर कैसे जोड़े, ओ पुत्र एक्स नु छड़ दे तू बाकी चीजें कर ले, एक्स नु छड़ दे, एक्स नु एक्स ही रहने दे। सर नहीं सर, सर मैं एक्स को वापस ला करूंगा बेटा, वो वाले एक्स की बात नहीं कर रहा। हाँ जी, एक्स को एक्स रहने दो, 245,600 में से 2,08,000 माइनस करो, कितना आ गया जी 37,600। तो आप कह दो कि भाई रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है एक्स प्लस 37,600। उसके बाद है डायरेक्ट वेजेस, वैल्यू बताई गई क्वेश्चन के द्वारा 2,57,250, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें क्वेश्चन ने बताई जी 1,80,000, और यहां तक पहुंचकर हमारे पास आ गया जी प्राइम कॉस्ट, यहां तक पहुंचकर हमारे पास आ गया पुत्र प्राइम कॉस्ट। आ गई कैलकुलेटर 257 250 37,600 एंड 1,80,000, एक्स एक्स ही रहेगा, एक्स को मत छेड़ो, एक्स एक्स ही रहेगा, और ये आ गया जी 474,850, वो बन जाओ 4,74,850 पुत्र, प्राइम कॉस्ट हो गया। इसके बाद आएगा जी फैक्ट्री ओवरहेड प्लस, फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे आएगा जी, ब्रैकेट में लिख देते हैं 2,57,250 का था, और क्वेश्चन ने कहा इट इज 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड जो डायरेक्ट वेजेस है, तो इसको डिवाइड बाय 175% कर दो। आपका लेबर था 257 250 का, और क्वेश्चन ने कहा इट इज 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, तो आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड आता है बेटा ये आ जाएगा 1,47,000, थोड़ी देर पहले जैसे सिखाया सेम टू सेम वैसे कर दिया, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ दिया, तो आपके पास आ गया जी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गया प्लस 474,850, तो एक्स की टर्म्स में आ गया पुत्र एक्स प्लस 621,850, एक्स प्लस 6,21,850। क्या करेंगे इसमें, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और कर देंगे जी माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। क्वेश्चन में हमें बताया ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 71,800 और क्लोजिंग स्टॉक है 1,90,000, 1,70,800 ओपनिंग स्टॉक पुत्र कर दो ऐड, और 1,90,000 कर दो माइनस जी, 1,70,800 प्लस 1,90,000 माइनस कर देता है, आ गया 6,02,650। नेट फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू नेट फैक्ट्री कॉस्ट 6,02,650 रुपए का आपके पास आ गया जी नेट फैक्ट्री कॉस्ट। यहां तक डन हुआ। उसके बाद क्वेश्चन में हमें क्या चीज दी गई है, हमें 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 कहां तक बनानी है, COGS तक। मैंने कहा था जिस भी पड़ाव की वैल्यू दी है वहां तक बनानी है COGS तक। तो COGS तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, क्वालिटी रिसर्च एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन माइनस स्क्रैप, और आपका प्राइमरी पैकिंग कुछ भी नहीं दिया, तो यही वैल्यू जो मेरे पास आई
यही सेम वैल्यू मेरी क्या हो गई जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई। दिस सेम वैल्यू इज माई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सीओजीएस तक पहुंचने के लिए बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी को ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी को माइनस करना है। क्वेश्चन में गए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी कितना है, 3,10,000, क्लोजिंग है 2,75,000। ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दिया 3,10,000, क्लोजिंग स्टॉक को कर दिया जी माइनस 2,75,000। तो वी रीच द वैल्यू ऑफ सीओजीएस। यही चीज क्वेश्चन ने मुझे बताई थी। मैं एक्स कहाँ छोड़ाया, एक्स एक्स को साथ रखो। ये आ गया पुत्र एक्स प्लस 6,37,650, एक्स प्लस 637,650। और क्वेश्चन में इसी सीओजीएस की वैल्यू दी है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों कहा था आप उस पड़ाव तक एक्स की टर्म्स में निकाल लो। अब आपके पास ये आ गया एक्स प्लस दिस, जबकि सीओजीएस जो क्वेश्चन ने दिया है वो कितने रुपए का है, सीओजीएस 18,75,000 का। तो आप कहोगे भाई 18,75,000 का, जिसको इक्वेट कर देते तो वहां से आपका मटेरियल परचेज आ जाएगा। लिखेंगे जी also COGS given in question is equal to 18,75,000। तो x plus 637,650 is equal to 18,75,000। तो आपका जो x है वो कितना आ गया जी, बन जाओ ये x, ले बन जा। हाँ जी, इसमें से माइनस कर दीजिए 18,75,000 में 637,650, ये आ गया जी 12,37,350। तो आपका यानी कि जो रॉ मटेरियल परचेज आया वो इतना आया है 12,37,350। तो रॉ मटेरियल परचेज्ड इज 12,37,350 रुपी। जब तक ये नहीं होगा तब तक आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो क्वेश्चन की ये रही जी, यहां तक हमें पहुंचना था। अब परचेज मिल गया, अब हमें फिर इसकी कॉस्ट शीट बनानी है। क्वेश्चन ने कहा ये सब चीजें फाइंड करो, तो हम जब फाइंड करेंगे एक सीरियल नंबर का कॉलम लगा देंगे, मटेरियल कंज्यूम निकालना है, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री, सीओजीएस और कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट। क्या क्वेश्चन में सेल्स दिए, बिल्कुल दिए जी, सेल्स का डाटा दिए है, तो हम इजीली सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही चीजें निकाल पाएंगे। आइए जी शुरुआत करते हैं, आइए जी शुरुआत की जाए। क्वेश्चन में एक पॉइंट था, बता दूं आपको, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का 10% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। तो हमने ये एज्यूम किया कि क्वेश्चन ने जब स्पेसिफाई नहीं किया, वी आर फ्री टू एज्यूम, तो हमने एज्यूम ये कर लिया कि एडमिन ओवरहेड इज ऑफ जनरल नेचर। अगर आप इसको ये मानते हो कि ये एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन का है, तो आपका ये यहां पर नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आप उस एडमिन ओवरहेड को लिखते, जिसके कारण आपका ये वैल्यू चेंज होता और आपका रॉ मटेरियल परचेज अलग आ जाता। वो भी गलत नहीं है, आपको एजम्पशन बेस पर चलना है। आप सूटेबल एजम्पशन लिख के दोनों ही तरीके से बेटा कर सकते हो। आइए जी तो हम लिखते हैं कॉस्ट शीट ऑफ जिया प्राइवेट लिमिटेड पुत्र फॉर क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर 2018। 30 सितंबर 2018 के लिए हम कहेंगे जी सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स एंड अमाउंट। हाँ जी, सबसे पहले कर रहे हैं, क्वेश्चन ने आपसे फर्स्ट पॉइंट बनाकर पूछा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फर्स्ट पॉइंट बनाकर पूछा है। हम क्या करते हैं जी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल करते हैं, तो हम रॉ मटेरियल कंज्यूम तक पहुंच जाएंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना है, इट इज 2,45,600। परचेजेस वी हैव जस्ट कंप्यूटेड 12,37,350, 12
37,350 and closing stock of material is 2,08,000। इसको सॉल्व करते हुए हमारे पास जो वैल्यू आई इतने आ भाई 2,45,600 प्लस 12,37,350 माइनस पुत्र 2,08,000 आपके पास सारे 12,74,950 कितना जी 12,74,950। तो ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना जी 12,74,950। 12,74,950। इसके बाद क्या चीज है जी क्वेश्चन में है डायरेक्ट वेजेस 2,57,250 and there is a direct expense, there is a direct expense of 1,80,000 रुपी। जैसे आपने करके प्राइम कॉस्ट, हाँ उसने नंबर 2 बनाकर पूछा है प्राइम कॉस्ट भी बताओ। ये लीजिए जी ये आ गया प्राइम कॉस्ट 257,250 और 1,80,000 को ऐड कर दिया गया 17,12,200 17,12,200 रुपए प्राइम कॉस्ट हमारे सामने आ गया जी। उसके बाद क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करना है। प्लस कर रहे हैं जी फैक्ट्री ओवरहेड्स को, कितना अमाउंट था ये हमने फाइनल यहां पर निकाला था 1,47,000। इसको ऐड करते हुए आपके पास आगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्वेश्चन ने आपसे नंबर 3 बनाकर पूछा है फैक्ट्री कॉस्ट, लेकिन मैंने बात बताया था अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई ना करे कि भाई वो ग्रॉस पूछ रहा है या नेट पूछ रहा है तो हमेशा यही मानना कि क्वेश्चन नेट पूछ रहा है। तो हम अभी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट निकालेंगे लेकिन उस पर कोई नंबर नहीं लगाएंगे। ये आगे इज इक्वल टू ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 17,12,200 प्लस 1,47,000 18,59,200 जी। इसमें अब हम ऐड करेंगे प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड माइनस पुत्र क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP एज गिवन इज 1,70,800 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज पुत्र 1,90,000। ये लीजिए ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट करने के बाद हमारे सामने आ गया नेट फैक्ट्री कॉस्ट और क्वेश्चन ने हमसे इसे पूछा नंबर 3 बनाकर। तो दिस इज द नेट फैक्ट्री कॉस्ट। वैल्यू निकाल देंगे 71,800 प्लस कर देता 1,90,000 माइनस कर देता ये आ गया जी 18,40,000। नेट फैक्ट्री कॉस्ट तक हो गया। उसके बाद हमने क्या कहा था जो एडमिन ओवरहेड है उसको रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं मान रहे तो यही आपकी क्या हो गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यही आपकी हो गई जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेटा। इसमें ऐड कर देंगे प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG। हाँ जी ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG यहाँ से हमने उठाए थे कितने है ओए आ रहा जी आ रहा। ओपनिंग स्टॉक 3,10,000 क्लोजिंग स्टॉक 2,75,000। ओपनिंग स्टॉक है गया जी 3,10,000 क्लोजिंग स्टॉक है गए 2,75,000। COGS आ गया। क्वेश्चन ने नंबर 4 बनाकर पूछा था COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया जी 18,40,000 आ चुका था प्लस 3,10,000 माइनस पुत्र 2,75,000 ये आ गया 18,75,000 जी। COGS आ गया 18,75,000। उसके बाद क्वेश्चन में आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। उसने क्या कहा था एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितने रुपए के हैं दीज आर 10% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है आपका ये राजी 1,47,000 इसका 10% है। तो आप कहेंगे 1,47,000 इंटू 10% तो ये हो गया जी 14,700 रुपये 14,700 रुपये। उसके अलावा क्वेश्चन में एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी दिया है प्लस सेलिंग एंड उत्तर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये लीजिए क्वेश्चन में गए ये लिखा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितने रुपए का सीधा सीधा बताया 60,000 रुपए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो गया जी
60,000 रुपए का। तो ये आ गया आपके सामने कॉस्ट ऑफ सेल। उसने नंबर 5 बनाकर पूछा है, ये लीजिए नंबर 5, कॉस्ट ऑफ सेल्स। हाँ जी, 1875 में ऐड कर दो 14,700 और 60,000, ये आ गया 19,49,700। उसने प्रॉफिट भी इसी पॉइंट में पूछा, तो ये नंबर 5 एक बार फिर से लिख रहे हैं जी, प्लस प्रॉफिट हैज टू बी इक्वल टू, यहाँ कोई नंबर नहीं आएगा, हट जा भाई, इज इक्वल टू सेल्स। क्वेश्चन में हमें 1 2 3 4 दिया था, तो इनको साथ साथ हमने लिख दिया सो दैट क्वेश्चन की जो डिजायर्ड चीज है वो भी हम कर पाए। और सेल्स की वैल्यू देखते हैं, तो गिवन है 22,10,000 रुपए। तो सेल्स यहां पर इसके सामने हम लिखेंगे जी 22,10,000, जिसमें से माइनस कर दीजिए 1949,700, तो यू आर गेटिंग योर बैलेंसिंग फिगर एज 2,60,300 जी, 2,60,300। और एक नोट हमने जो लिखना था, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हैव बीन एज्यूम्ड टू बी ऑफ जनरल नेचर। जहां पर भी क्वेश्चन में डाउट आए एडमिन ओवरहेड के लिए, अपना नोट जरूर लिख कर आने, नहीं तो नंबर कट सकते हैं जी। तो हमने एडमिन ओवरहेड को जनरल नेचर मान लिया। अगर आप उसको रिलेटेड टू प्रोडक्शन मानते, नोट तब भी लिखना होता, नोट से नहीं बच सकते। इन एनी सिचुएशन वी हैव टू राइट डाउन द नोट फॉर श्योर। पहुंच जाइए यहां तक। जो मैं करा रहा हूं इतना करते रहो, मोर देन एनफ है। क्लास में मेरे साथ बिल्कुल अटेंटिव बनकर बैठे रहो, सब चीजें अच्छे से नोट करते रहो। और जो मैं होमवर्क डेली का दे रहा हूँ उसे बिल्कुल टेस्ट की तरह लेते हुए डेली का करो, और अगले दिन जब मैं चेक करवाता हूँ तो अच्छे से उसको चेक करो। होमवर्क करे बिना लेक्चर करने का कोई यूज नहीं है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, कॉन्सेप्ट नंबर 7 का था। और इससे संबंधित एक प्रश्न होमवर्क में रहेगा, अभ्यासिका में आएंगे, अभ्यासिका में आएंगे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कॉन्सेप्ट नंबर 7 से, कॉन्सेप्ट नंबर 7 से ये वाला प्रश्न भी आपने करके आना है। तो एक मैंने 11 दिया है ऑलरेडी आपको, कॉन्सेप्ट नंबर 6 से ये भी करके आना है, और कॉन्सेप्ट नंबर 12 भी हो जाएगा, ये भी आपने करके आना है। हम वापिस आ जाते हैं। वही कम बैक। मैं आपको लेकर चलता हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। ये 7 हो गया, लिखिए जी कॉन्सेप्ट नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ब्रैकेट में इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कि आपको केवल इस चैप्टर में नहीं, पता नहीं कितने सारे चैप्टर्स में, कितने सारे सब्जेक्ट में काम में आएगा, और मैं ऐसा दिमाग में डाल दूंगा कि कभी इसको भूल नहीं पाओगे, और कोई रट्टा नहीं मारना। कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी ते पुत्र ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ लिख लो इन द एब्सेंस ऑफ ओपनिंग स्टॉक, लिख लीजिए जी। कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी, हाँ जी, हम क्या कहने की कोशिश करें, अगर आपको याद हो हमने कहा था स्टॉक तो ना 3 टाइप का होता है, रॉ मटेरियल का है, डब्ल्यूआईपी का, एफजी का है। लेकिन
जब इस चैप्टर में आते हैं तो हमसे सिर्फ एफजी के स्टॉक की कंप्यूटेशन कराई जाती है, रॉ मटेरियल के स्टॉक की ऐसा कंप्यूटेशन होती नहीं है। प्रैक्टिकली भी बात करूं, जितना सामान आपने खरीदा तो उसमें से कितना पड़े देखकर हो जाएगा। जहां तक डब्ल्यूआईपी की बात है, उसके स्टॉक की डेफिनेटली वैल्यूएशन होती है, जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर में जाते हैं वहां पर सिखाया जाता है। इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ सीखना है कि जो फिनिश्ड गुड्स है उसकी कंप्यूटेशन कैसे करनी है, और उसकी भी क्लोजिंग स्टॉक की। सर सर ओपनिंग स्टॉक की नहीं होती क्या? ओ यारा, जो आज का क्लोजिंग है वही तो अगले का ओपनिंग बनेगा, तो ओपनिंग की नहीं होती, होती है क्लोजिंग की। जो आपने आज क्लोजिंग की निकाली है यही अगले पीरियड का ओपनिंग बन जाएगा। हाँ जी, क्लोजिंग की जब हम कंप्यूटेशन करते हैं, मेरी क्लाइन कितने गई भाई, जब हम क्लोजिंग स्टॉक की कंप्यूटेशन करते हैं तो डिपेंड करता है क्या ओपनिंग स्टॉक भी है या ओपनिंग स्टॉक नहीं है। तो पहले मैं कौन सा कॉन्सेप्ट करा रहा हूं जहां पर ओपनिंग स्टॉक नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक है। क्या मतलब है, आइए जी लिखेंगे। हम क्या कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये लीजिए जी, एक मैं बना रहा हूं मीमो ट्रेडिंग अकाउंट। मीमो ट्रेडिंग मतलब रफ ट्रेडिंग अकाउंट। मीमो ट्रेडिंग मतलब रफ ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ जी, हम कह रहे हैं टू ओपनिंग स्टॉक, टू प्रोडक्शन, बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, मीमो ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ यूनिट्स के लिए, ओनली यूनिट्स, ओनली एंड ओनली यूनिट्स। हमने कहा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक तो भाई है ही नहीं। मैंने क्या लिखा, इन द एब्सेंस ऑफ ओपनिंग स्टॉक। आपका ओपनिंग स्टॉक नहीं है इस कॉन्सेप्ट में, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक है। आपने जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए उसमें से कुछ यूनिट आपने सेल कर दिए और कुछ यूनिट आपके पास क्लोजिंग स्टॉक रह गए। तो हम कह रहे हैं कि भाई ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, इसकी कंप्यूटेशन तुम कैसे करोगे। देखो कितनी आसान। आपने क्या किया, कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस किए, जो आपने यूनिट्स प्रोड्यूस किए इसी में से कुछ सेल कर दिए, इसी में से कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच गए। तो हम कह रहे हैं भाई जो ये क्लोजिंग स्टॉक है इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, बड़ा ही आसान, एट द सेम रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं, आपका जो क्लोजिंग बचा है वो किसमें से बचा है, जो यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए। तो जब मैंने प्रोड्यूस किए, मैं कहूंगा अच्छा बताना जरा एक यूनिट को प्रोड्यूस करने का कितना खर्चा हुआ। हमने कहा जी 20 रुपए, और यूनिट्स बचे थे मान लो 200, तो हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक के 200 यूनिट और एक यूनिट को बनाने का खर्चा 20, तो 200 गुना 20, आपका उत्तर आ गया 4000। कितना आसान हो गया समझना। आइए लिखते हैं, आइए लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी shall be, closing stock of FG shall be valued at cost of production. Closing stock of FG shall be valued at cost of production. तो हम क्या कह रहे हैं कि जब आप अपना क्लोजिंग स्टॉक निकालोगे तो आपने क्या करना, क्लोजिंग स्टॉक इन रुपी शैल बी इक्वल टू पुत्र आपके क्लोजिंग स्टॉक के जो यूनिट्स हैं आपने उसको मल्टीप्लाई करना किससे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट से। क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। मैंने ये बोला कि इट शैल बी वैल्यूड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो जो भी पर यूनिट की कॉस्ट है उसको क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। सवाल उठा ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कैसे आएगी, इसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं, बड़ा ही आसान। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितनी भी है आपकी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। याद है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट शीट में कहां पर अपीयर होता है,
जब हम स्टार्ट करते हैं, प्राइम कॉस्ट आ गया, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, फिर वो 5 स्पेशल पॉइंट जो है, उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और उसके बाद क्या आता है प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी लेने से जस्ट पहले की जो फिगर है उसका नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बेस पर आपने ऐसा करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, ये हमने क्या लिखा जी, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स से ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं नील, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं पुत्र 10,000, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैगी है 1,00,000 रुपए, ते यूनिट्स सोल्ड हैगे हैं 9,500 जी। ये रुपीज कुछ दूर नहीं हो गया, तो थोड़ा नजदीक आ जाओ। हाँ जी, हमने कहा ओपनिंग स्टॉक हैगा नहीं, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तभी तो ई कॉन्सेप्ट लग रहा है 8 माह। हाँ जी, यूनिट्स प्रोड्यूस आपने कर दिए 10,000, प्रोड्यूस करने का खर्चा है 1,00,000 और यूनिट्स सोल्ड है 9500। क्वेश्चन में क्या क्लोजिंग स्टॉक है, पहला तो मेरा सवाल यह है, हाँ जी बिल्कुल है। आपने प्रोड्यूस किए 10,000, बेचे हैं 9500, यानी कि 500 यूनिट आपके पास क्लोजिंग स्टॉक के पड़े हैं, इतना तो श्योर है भाई। जब क्लोजिंग स्टॉक है, हम कह रहे हैं कि कैसे वैल्यू आएगी, आइए देखते हैं। सॉल्यूशन वाह, क्या करेंगे सबसे पहले, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट निकालिएगा। फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पुत्र 1,00,000 बटे कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करे आपने 10,000, तो ये हो गया जी 10 रुपए पर यूनिट। और क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कैसे आएंगे, ये एक अच्छी बात रही। क्लोजिंग स्टॉक के जो यूनिट्स हैं, आपने क्या करना, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 10,000 जिसमें से आपने यूनिट्स सोल्ड कर दिए 9500, तो 500 यूनिट्स हैं आपके क्लोजिंग स्टॉक के जी। ये इंपॉर्टेंट बात होगी। ये देखो मैंने मीमो ट्रेडिंग जब बनाया था, जितने यूनिट आप प्रोड्यूस करते हो, ओ हो कहाँ हो जी, पेन जी आ जाओ, यूनिट जितने प्रोड्यूस किए उसी में से सेल है, उसी में से क्लोजिंग है। तो अगर क्वेश्चन क्लोजिंग स्टॉक नहीं बता रहा तो मैं प्रोडक्शन में से सेल माइनस कर दूंगा ना, सीधी सी बात है। हम क्या करेंगे, यही क्लोजिंग स्टॉक कैसे आ जाएगा, जो आपके यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं उसमें से सेल्स के यूनिट्स माइनस कर दो, प्रोडक्शन में से सेल्स यूनिट्स माइनस कर दो, तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो निकाल लिया 500 यूनिट है, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे आ जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक की पुत्र कॉस्ट कैसे आ जाएगी, मैंने क्या सिखाया, जितने यूनिट्स हैं कितने 500 मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट की कॉस्ट से कर दो, तो कितना बन गया जी 5,000 रुपए आपका क्लोजिंग स्टॉक बनकर तैयार है। यही क्लोजिंग स्टॉक अगले पीरियड को ओपनिंग स्टॉक बनेगा। जब आप कॉस्ट शीट बनाते हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद लिखते हो प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी, तो वो जो ओपनिंग स्टॉक है ना, उसकी ऐसे कोई वैल्यूएशन नहीं है, जो पिछले पीरियड का क्लोजिंग था वही ओपनिंग बन गया। ठीक है ना, तो वैल्यू किसी की होती है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की जाती है। इससे संबंधित क्वेश्चन भी है, लेकिन अभी नहीं करना चाहूंगा, ज्यादा हो जाएगा। आज वैसे काफी नई नई चीजें हमने करी, तो यहां पर आज हम जो है विश्राम लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे। होमवर्क जरूर करिएगा, होमवर्क के बिना मत आना। जो मर्जी धमकी समझ लो, ऑर्डर समझ लो, रिक्वेस्ट समझ लो। अब तुम्हें पास कराने तो रिक्वेस्ट वाली पोजीशन में भी आ जाता हूं, कोई बात नहीं। अगर मेरे रिक्वेस्ट करने से मेरे बच्चे पास होते हैं तो रिक्वेस्ट करने में मुझे कोई घाटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, होमवर्क करके आइए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे और आगे बातचीत इस चैप्टर में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ जी, हमारे YouTube लाइव वाले बच्चों को भी टाटा बाय बाय। और एडवांस अकाउंट का भी एक लेक्चर होगा, उसमें भी आप चाहें तो हमारे साथ बन सकते हैं। मैं लेता हूं आपसे अलविदा, टाटा और बाय बाय।